आदरणीय अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी नवादा के पेरेंट्स को सूचित किया जाता है कि इस एकेडमिक ईयर की समाप्ति की घोषणा कल कर दी गई है। यह साल बच्चों की पढ़ाई काफी सुनिश्चित तरीके से और एक अच्छी डायरेक्शन में अनवरत चला और उसके काफी अच्छे परिणाम भी आए। ऐसे सभी बच्चे जो बहुत ही खराब स्थिति में किसी दूसरे विद्यालय से इस स्कूल में पहुंचे थे, जिनकी फंडामेंटल्स बहुत ही खराब थे, उन बच्चों की स्थिति को देखकर लगता ही नहीं था कि कभी सही ढंग से कुछ सिखाया गया या सीखने का मौका मिला। पिछले एक साल में मैं और मेरी पूरी टीम शिद्दत से मेहनत कर एक अच्छी स्थिति में पहुंचने का काम किया। कुछ कभी भी रह गई लाख प्रयास के बावजूद भी एक मानव जीवन का उद्देश्य भी यही है कि लगातार अपनी कमियों को ढूंढकर उसके रिमूवल के लिए काम करें। अगला सेशन इस स्कूल का 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा। अगले सेशन के लिए हमें कई नई तरह की व्यवस्था किया है। नई बिल्डिंग के अंदर क्लास शुरू की जाएगी जो पूरी तरह से सुविधा से लैस होगी, जिसमें बच्चों को अपनी गर्मी, वॉशरूम आदि को लेकर मुश्किल नहीं पड़ेगा। अलग अलग सब्जेक्ट में जरूरत के हिसाब से कई नए टीचर्स को ज्वाइन कराया गया है। ऐसे टीचर्स को ज्वाइनिंग के पहले सारी बातें बता दी गई हैं और पूरी सहमति मिलने के बाद ही उन्हें सेवा देने की अनुमति दी गई है। उन्हें बहुत कड़े शब्दों में कह दिया गया है, आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए बच्चों की जीवन बनाना और आपके अपने सब्जेक्ट में जो जरूरत है उसे हर हाल में बच्चों को पूरा करना ही पड़ेगा। हर बच्चों के ऊपर स्कूल की जो आत्मा है, जिसको देश के साथ में इस स्कूल की रचना किया हूँ, इस आत्मा और इस एकेडमिक प्रोग्राम के साथ आगे भी स्कूल चलेगा। लेकिन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और सिस्टम में समय के साथ बदलाव भी जरूरी होती है, इसलिए कुछ आवश्यक सुधार भी अगले सेशन से किए जाएंगे। वह सुधार निश्चित तौर पर आपको शुरुआत के 10 जनवरी से जब सेशन शुरू होगा तो आपको देखने को मिलेंगे। भारत की वो बेटी जो अपना नाम इतिहास में दर्ज की है, पीटी उषा को जानते हैं आप? तो मैथमेटिक्स टैलेंट ओलंपियाड नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पूरे भारत के बच्चे बैठते हैं, जिसमें अपने स्कूल का बच्चा बैठा है और उनके शानदार परफॉर्मेंस के चलते पीटी उषा जो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करती है, हेड करती है, उनके द्वारा स्कूल को सर्टिफिकेट भेजा गया जो हम आप लोग के सामने दिखाएंगे। उसको आप पढ़ भी सकते हैं, उसमें सारा डिटेल्स है। और ये पूरे भारत में लगभग, मैं आपके सामने रख देता हूं उसको, देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं इसको डिटेल बता देता हूं आपको। पूरे भारत में सीबीएसई अलग अलग स्कूल, लगभग 1.5 लाख स्कूल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे। सारा डिटेल इस पे लिखा हुआ है, मैं इसको आप सबके साथ शेयर भी कर दूंगा, आप देख भी सकते हैं। तो पूरे भारत में लगभग 1.5 लाख स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, सीबीएसई स्कूल के, जिसमें से 1000 टॉप स्कूल को चुना गया है और उस 1000 स्कूल में से 45वां पोजीशन अपना स्कूल को मिला है पूरे भारत में। और अगर बिहार में करें तो पहला पोजीशन मिला। ये सारी बातें इस पे लिखी हुई है। और एज ए प्रिंसिपल बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड और बेस्ट सीबीएसई स्कूल का अवार्ड मिला है, जो इसमें डिटेल पूरा दिया हुआ। मैं दिखाता हूं आपको। आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है बताइए? सबसे पहली बात तो आप जान रहे हैं कि पिछले 3 सालों में ये विद्यालय का जो बिल्डिंग था, इस तरह से कि ऊपर करकट वगैरह का सेट था, जिससे गर्मी वगैरह में दिक्कत होता था। तो इन चीजों को पूरी तरह से बदल दिया गया है। दूसरा बिल्डिंग लिया गया, आप लोग को मालूम है ना? बेसमेंट में दूसरा बिल्डिंग लिया गया, जिसको पूरी तरह से अपडेट किया गया है और एकदम अपडेटेड क्लासरूम के अंदर एक्चुअली हम लोग अभी इंटर कर जाते हैं। मैं आप लोग से बोला था कि ये दिसंबर के एंड्स में हम लोग उस स्कूल में नए बिल्डिंग में इंटर कर जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग उस सभ्यता और संस्कृति में निवास करते हैं जहाँ पे हम लोग धर्म के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। तो आप सबको पता होगा कि अभी हिंदी में अगर बात करें, जो हिंदू संस्कृति है उसमें अभी खरमास चल रहा है, मालूम है ना? तो हमको हमारे पेरेंट्स ने इसके लिए मना किया कि कोई भी ऐसे शुभ काम हम लोग खरमास में नहीं करते। इसलिए हम लोग 10 जनवरी के बाद उस नए बिल्डिंग में इंटर करेंगे, जो पूरी तरह से अपग्रेडेड होगा, पूरी तरह से अपडेटेड होगा। किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी आपको नहीं दिखेगी, ना पानी का, ना वॉशरूम का, सारी चीज़ें। और ये करकट वगैरह, गर्मी वगैरह आपको नहीं झेलना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अन्य जो सब्जेक्ट्स है, जैसे इंग्लिश है, तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एक एक बच्चों के लिए, हर एक क्लास के लिए 3 से 4 इंग्लिश टीचर को ज्वाइन करवा दिया गया है।
और पूरा जो सिलेबस का स्पैन है दैट विल बी स्प्लिटेड इनटू थ्री और 4 पार्ट्स। जैसे ग्रामर्स का एक पार्ट्स हो गया, राइटिंग स्किल का पार्ट्स हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो गया, आपका लिटरेचर का पार्ट हो गया, ट्रांसलेशन का पार्ट हो गया, स्पोकन का पार्ट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। तो ऐसे सभी बच्चों के जो अलग अलग पोर्शंस है इंग्लिश के अंदर, ताकि एक बहुत ही अच्छा मतलब कि एक अच्छी पर्सनालिटी का बच्चा तैयार हो, जिसको किसी कम्युनिकेशंस में दिक्कत नहीं हो। जो रोट लर्निंग होता है कि बस डेफिनेशंस को रटवा दिए, परिभाषा को इस तरह से लॉजिकली पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल पढ़ाते हैं, और अभी के कॉम्पिटिशन्स का जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके से पढ़ाते हैं। तो अब वो बहुत शानदार एक्चुअली जो डर लगता था बच्चों के अंदर, जो फोबिया था, भ्रम था कि साइंस मैथ्स हमारे पाले नहीं पड़ता, हमको समझ में नहीं आता, तो उनमें सभी बच्चे बहुत कंफर्टेबल हैं। तो अब इन चीज़ को कहा जाता है कि अन्य सब्जेक्ट उसके जैसा नहीं है। तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि अन्य सब्जेक्ट का जरूरत भी उसके जैसा नहीं है। जैसे अगर साइंस या केमिस्ट्री वगैरह में अगर किसी चीज़ को आप समझना चाहते हैं तो उसका एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है, उसको उसमें बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है। लेकिन हर सब्जेक्ट को हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से सिंसियरली समझना पड़ेगा, नहीं तो आप भ्रम में रह जाएंगे। दूसरी बात हम एनसीईआरटी वाली बात बताएं कि बचपन से ही बच्चों को मोटिवेट किया जाता है बुक से पढ़ाई करो, एनसीईआरटी से पढ़ाई करो। क्यों? और इस एनसीईआरटी का कंपटीशन से कोई लेना देना है ही नहीं। इसमें तो रैंडमनेस है, इसमें तो भटकाव है, इसमें तो मैक्सिमम बातें काल्पनिक है। अगर आप चाहें तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्यों मोटिवेट किया जाता है कि जो टीचर्स हैं वो उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं। अगर वो कहेंगे कि इससे जरूरत पूरा नहीं होगा तो बच्चे कहेंगे किससे जरूरत पूरा होगा, वो जरूरत दिलाओ हमको, तो टीचर्स को आता ही नहीं है। तो इन सारी बातों को समझिएगा। ये सारी बातें ये बताता है कि जो कॉन्वेंशनल स्कूल के जो मेथड्स हैं उसको बदलने का जरूरत है। अभी का कंपटीशन उस हिसाब से नहीं निकाला जा सकता। अगली बात जो हम बताएंगे बेटा, जो हम कहना चाहते हैं, देखो इसमें हो सकता है कि कुछ लोग मेरे विचार से बड़ा गुस्सा हो जाएं, लेकिन चीजों को समझिएगा, रूट को पकड़िएगा। आप इसको समझने का कोशिश करिएगा कि एक बच्चा रूट से चल करके फ्रूट तक कैसे पहुंचेगा। अगर कोई बच्चा बिलो एवरेज में है तो उसको पकड़ के हम एवरेज कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर कोई बच्चा एवरेज है उसको एबव एवरेज कैसे करेंगे। अगर कोई बच्चा एबव एवरेज है उसको एक्सेलेंट कैसे करेंगे। और अगर कोई पहले से एक्सेलेंट आया तो उसको सुपर एक्सेलेंट कैसे करेंगे। इस तरह से टीचर्स के अंदर होना चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे आपको कि जैसे मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ाया जाता है ना। एक्चुअली इस स्कूल को खोलने के पहले पूरा ये सारी परेशानी को बेटा हमने आइडेंटिफाई किया है कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। देखो जैसे मान लो आपको हिंदी पढ़ाया गया, अब मैं जैसे घूमते रहता हूं इधर, तो मैं देखता हूं कि आपके शिक्षक हिंदी में पढ़ाते हैं 2 बैलों की कथा पढ़ाते हैं ना। ये स्टोरी है ना किसी क्लास में। अरे बाबू 2 बैलों की कथा है ना बाबू। कौन से क्लास में है? 9th में 2 बैलों की कथा है। तो आप लोग को बैलों की कथा पढ़ के बैल बनना है क्या? नहीं बनना है ना। तो बात को समझिए, वहां पर स्टोरी में क्या है? 2 बैलों की कथा। समझिए जरा सा। अब सोचिए उसमें कथा करना चाहिए साइंस का, कथा करना चाहिए कुछ ऐसे चीजों का। देखिए प्रॉब्लम क्या है बैलों की कथा। देखिए आजकल का जो बुक है हिंदी का, जैसे हम लोग 20 साल पहले पढ़ते थे तो उसमें फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती थी। अभी उसमें बैलों की कथा, चूहों की कथा, मेढकों की कथा, छिपकलियों की कथा, कट्टुओं की कथा, भूसों की कथा। इसका लॉजिक समझ रहे हैं ना। अभी बताया ना, एचआरडी मिनिस्ट्री, मैक्सिमम स्कूल, सिलेबस आसान, बच्चा की इंटरटेनमेंट। अब देखो ठीक है, चलो कथा पढ़ाया भी, मान लो बैलों की कथा पढ़ाया भी, या मान लो कि छिपकली का कथा, मेढक का कथा, जो भी पढ़ाना है पढ़ाओ। अब देखो हमारा स्कूल का जो सिस्टम है, अगर हम कहें कि बच्चों को लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करो, उसको अपना विचार, जैसे अभी हम लोग 10th क्लास में पढ़ा रहे थे, 9th क्लास में पढ़ा रहे थे ना आपको। तो आपने पूछा ना भाई चार्ज, करंट, इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा तो वैसे होगा, हम बताए ना, सारा जवाब दिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि बच्चों को पूरे स्वतंत्रता देने चाहिए। पहले आप सोचिए, अपने दिमाग को दौड़ने दीजिए कि कहां तक जाता है, उसकी जिज्ञासा को, उसके बाद टीचर को शांत करना चाहिए। देखिए हिंदी का स्टोरी, इंग्लिश का स्टोरी, इंग्लिश में भी कई सारे ऐसे पोएम्स हैं, कई सारे ऐसे स्टोरीज में बैलों की कथा पढ़ाई जा रही है। अब समझिए, ठीक है चलो मान लो चूहों की, कुत्तों की, मेढकों की, छुछुंदरों की कथा पढ़े आप। अब आगे समझिए। अब इसके बाद बच्चा के दिमाग को खुला छोड़ना चाहिए कि अगर आप छुछुंदरों की कथा पढ़े हैं, चूहों की कथा पढ़े हैं,
तो अगर आपको सड़ा हुआ लगा, अगर आपको घिन आता है ऐसे कथा से, इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता, इसमें बिल्कुल कोई किसी भी तरह का दिलचस्पी नहीं है, तो बच्चों को बेटा आजादी देना चाहिए ना कि जब क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आपको दो बैलों की कथा कैसी लगी, तो बच्चा क्या लिखे कि इस कथा से हमको घिन आती है, ये कथा बहुत सड़ी हुई कथा है, ये छुछुंदरों की कथा पढ़ने में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। सुनिए इधर, जैसे अच्छा ये बताइए कि आप ऐसा महसूस करते हैं ना कोई कोई कथा हिंदी का पढ़ के, और आपके ऐसे फीलिंग्स आते हैं ना उस कथा के प्रति, आपको लिखने का इरादा करता है ना? अरे बेटे, जब आप पेन को तलवार की तरह निकालते हैं तो ऐसा मन करता है कि नहीं करता है? लगता है ना कि कथा को काथा कर दे? लगता है ना कि लिख डालें कि बहुत सड़ी हुई कथा है ये? लगता है ना कि लिख डालें कि इसको देख करके हमको बदबू आता है, घिन आता है, बहुत चीप टाइप का कथा है? तो सुनिए, उस कथा को पढ़ने के बाद, उस स्टोरी को पढ़ने के बाद बच्चे कैसे ख्याल आते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को आज़ादी देना चाहिए ना कि भाई इसको पढ़ने के बाद जो आपके अंदर ख्याल आ रहा है, आप जो उस स्टोरी को एक्सेस कर रहे हैं, उसका जो असेसमेंट किए हैं, आपकी उसके प्रति परसेप्शंस क्या है, आपके विचार क्या हैं, आप क्या महसूस किए हैं, इसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी बच्चों को इन सीबीएसई स्कूल को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आजादी देना चाहिए ना, अपनी भावना को एक्सप्रेस करने का, अपने लॉजिक को एक्सप्रेस करने का, जो बैलों की कथा, छुछुंदरों की कथा पढ़ने के बाद जो महसूस किया उसको एक्सप्रेस करने का आजादी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन अगर आप कॉपी में इस बात को लिख दीजिएगा तो मार्क्स क्या मिलेगा? तो देख लीजिए हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। Now here I am to describe about the syllabus which we have completed in this academic session 2024-25. Here, first of all, our session started at the last week of January and it is almost about to end at the last week of December. First of all, let me start with the subject physics, of which we have completed of our 9th IIT NEET foundation course. First, we have completed mathematical tools, in which we have studied about differentiation, integration and vector. Second chapter was about motion, in which we completed rectilinear motion, projectile motion and relative motion. The further chapters were Newton's law of motion, work energy power, friction, center of mass, rotation, fluid mechanics and SHM. The next subject is chemistry. In chemistry, we have completed chapters such as chemical bonding, atomic structure, mole concept, nuclear chemistry, and further chapters were periodic table, inorganic nomenclature, IUPAC nomenclature, which is also known as organic nomenclature, and electronic effects. The next subject which I would be describing about is civics. In civics, we have studied, the first chapter was what is democracy and why democracy. Second chapter was constitutional designs. Third chapter was electoral politics. Fourth chapter was democratic rights. Fifth chapter was working with the institutions. Now, the next subject we have studied in our academic session was geography. In geography, we have studied about, first of all, the India's size and location. Physical features of India, drainage system, climate, natural vegetation and population. These all subjects were taught by our teachers in a very interesting and a wonderful manner that after school we did not require any of the tutors or helpers
to complete our studies. Whatsoever we studied in the school, we just go to home and revise all those chapters and the topics which we have studied, and that's more than enough for us. We don't require anyone for our help after we have studied from our school teachers. Hello everyone, good afternoon to all of you, including highly regardable directors, teachers and all my dear friends. I am Suryans Kumar, my father's name is Mr. Pramod Kumar. I am studying in standard 8th in IIT and Ritesh School of Scientific Research situated at northeast of Gonava Mazar in Nevada. Today I am here with my team to describe the name of the chapters that has been taught in the syllabus in the academic session of 2024 and 2025. Today I am going to explain the chapters of the subject physics. In physics, the chapters motion and measurement, work energy, power, electricity, force, light, wave and sound has been taught. And in chemistry, the chapters atomic structure, general chemistry, and metal, non-metal, acid, base, salt, and chemical reactions and equations have been taught. It has been taught by none other than our respected director, Sir IIT and Ritesh. Sir, he taught us in a very awesome way that you can't imagine. आर्टिकल से सब इनको याद है, सब आप लोग सुन लिए ना। तो ये एसएसटी और कौन सा सब्जेक्ट, आइए। I am Muskan Bharti. My father's name is Sri Ram Parvesh Kumar. Basically, I hail from Gorighat, Nevada. Currently, I am staying at VIP Colony near the Gonama Mazar. At the moment, I am studying in standard 7th in IIT and Ritesh School of Scientific Research. Honorable Ritesh sir is the director and chief mentor of our school. My school is established in 2022. Beforehand, I studied standard in 1 to 7th in Jeevan Jyoti Public School. As you know, our season 2024 and 25 has been started last week of January and going to last in December. As here we are to describe all this syllabus has been taught in this period. And you know, I am here to describe about हिंदी and हिंदी व्याकरण. हिंदी में हम सभी को दो बुक मिला है. उसमें से दो बुक में से हम लोग बहुत सारे पाठ पढ़े हैं, जिसमें से है पहला हम पंक्चुअल मुक्तगण के, दूसरा है मिठाई वाला, तीसरा पार्ट है नीलकंठ, फोर्थ है नीलकंठ और पानी की कहानी, बाज और सांप की कहानी. और हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़े हैं हिंदी परिचय, व्याकरण परिचय, भाषा, लिंग वचन कारक, प्रत्यय उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाचक शब्द, मुहावरे. ये सारे चैप्टर हम लोग को हिंदी और हिंदी व्याकरण में पढ़ाए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए गए हैं. हर शब्द के अर्थ अच्छे तरीके से बताए गए हैं हम लोगों को. धन्यवाद. अब हमारे अन्य विषय के बारे में बताएंगे हमारे सहपाठी. I am Keshav Kumar. My father's name is Bablu Singh. Basically, I hail from the village Samai, Nevada, and I am currently living at Nevada. So, as you all know, our session has been started in the last week of January, that is from 2024 and 25, and it is going to be end in this month of December. So, I am here to describe about the syllabus of English which have been taught in this period of time. So, let's begin. You all know that the people think that English is very tough to learn or study, but here there is the teaching style of English is very fascinating, and that makes the students to learn the English in very simple and motivating way. Here
there are two parts of English, that is literature and grammar. In literature, approx there are 45 chapters, including class 7 and 8, which we have covered in this period of time, and approx there are 10 or 12 chapters which we have taught in grammar, including writing section also. I would like to name all the chapters of grammar, like modals, verbs, sentences, nouns, narration, conditionals, and etc. And in writing section, letter writing, also paragraph writing, and etc. So my opinion to say about English is that in other school only one the syllabus of only one class have been not completed, but here two classes, the syllabus of two classes has been completed by the teacher, and in very fascinating way. Here we feel the poems and stories, that the moral and the lessons that it conveys. So I think that here the English is teaching it in very motivating and exciting way, and there is not need of any tuitions or coachings to learn the English, as you can see that here our teammates can't prepare it from earlier days, and it is not scripted that we have said on this stage, and we are preparing for ourselves, and we are just speaking in front of you. So thank you. क्लास 7th के बच्चे, आप सभी लोग इस एकेडमिक ईयर्स में जो भी आपने पढ़ा उसको बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया। और भी कोई हैं 7th के? सारे हो गए? यू मे लीव। अब 5-6 के बच्चे हम चाहते हैं कि आएँ और इस पूरे साल में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर्स और टॉपिक जो भी आपने पढ़ा है वो लोगों को बताएं, ताकि लोगों का ये भ्रम, मिसकॉन्सेप्शन दूर हो जाए। अंश जरा ध्यान रखना, तो ऐसे बताना हम। Hello friends, good morning to all of you. Hello friends, good morning to all of you. My name is Somelata. My father's name is Mr. Ravisankar Kumar. Basically, I hail from village Jat Parsa located at Gaya. Currently, I am staying at Rajendra Nagar, Nevada. My school name is IIT Ritesh School of Scientific Research. It is located near northeast of Gunama Mazar, Nevada, Bihar. I am studying in Standard 6 in IIT Ritesh School of Scientific Research. As we know that our academic session was started in last week of January and to be last in year of December. I am standing here to describe all the chapters that we taught on this year. I am here to describe the subject PCM, means physics, chemistry and math. In physics, the chapters will taught that motion, measurement, force, work, energy, power, electric current, light, wave, simple machine and fun with magnets. In chemistry, matter around us, compounds, general chemistry, atoms and molecules. In mathematics, there are many chapters such as simplification, integers, fractions, decimals, algebra, exponent, symmetry, geometry, mensuration and etc. Our honorable director IIT Ritesh sir is taught physics, chemistry and math very wonderfully. Now I would like to call my friend Asneha Verma to taught other subject. Thank you, Soumya, to give this opportunity. I would like to introduce myself. My name is Sneha Verma. My father's name is Shri Prashant Pravendu. Basically, I hail from village Dhampur located at Jahanabad. Currently, I am staying Nevada, located at Indian state, Bihar.
My school is located in northeast Gonava, Mazar, Nevada. Honorable Ritesh sir is director of our school. Our school is established in 2022. As you know that academic session of our school is 2024 and 25 and be here described about all the syllabus which is taught by in this year, and I am here to describe subject Hindi grammar and biology. In Hindi grammar we completed उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द विचार, वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द, भाषा, व्याकरण आदि. In Hindi we completed वह चिड़िया जो, बचपन पाठ, नादान दोस्त, वह चांद से थोड़ी सी गप्पे, साथी हाथ बढ़ाना, ऐसे ऐसे, सास सास में बास, नौकर आदि. In biology we completed separation of substance, component of foods, sorting material into groups, the living organism, air around us, light, shadows and reflections, electricity and circuits, etc. तो आप सभी बच्चों ने अपने अपने सब्जेक्ट का, अपने अपने क्लास का, सारे टॉपिक्स का बहुत ही अच्छे से लोगों को बताया कि अलग अलग सब्जेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा. तो बच्चों में यही कहना चाहूँगा कि आज जो सैटरडे का दिन है, ये अपना इस एकेडमिक ईयर्स का थोड़ा सा पार्ट इसका बाकी, कोई इशू नहीं, इट्स ओके. इस एकेडमिक ईयर्स का जो आज का दिन है वो आखिरी दिन है. इसके बाद मंडे को बस कुछ सब्जेक्ट का टेस्ट है, उसके बाद आप लोग का छुट्टी हो जाएगा अगले 10 दिन के लिए. और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगला 10 जनवरी तक आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा. उसमें कई सारे इम्प्रूवाइजेशन किए गए हैं जो आपको बता चुके हैं कि अलग अलग बुक उसमें चलाया जाएगा, अलग अलग टीचर्स को ज्वाइन कराया गया है अपने अपने सब्जेक्ट में जिनकी एक्सपर्टीज़ है, ताकि हम ऑल ओवर बच्चा को एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में डेवलप करें जिनको कहीं भी आगे चल करके किसी चैलेंजेस को फेस ना करना पड़े. और अभी के कॉम्पिटिशन्स का जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग जो जिस एकेडमिक प्रोग्राम के तहत पढ़ रहे थे उसी को आगे पढ़ेंगे और उसी में समय समय से अपग्रेडेशन करते रहेंगे. तो प्यारे बच्चों, आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि कभी भी आप ऐसे चीज़ों के प्रति ना भागें जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो. मैं पिछले 1 घंटा में ये सारी बात बता चुका हूँ कि बचपन से ही बच्चों को पाखंड बनाया जाता है, बचपन से उसको झूठ का बजाबते रेखांकित करके उसको ट्रेनिंग दिया जाता है और बाद में लोग जा करके उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा ईमानदार, साफ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हो. तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने पे करके उसको झूठ बोलना सिखाया है. यही कहेंगे तो आप में से ऐसे सभी बच्चे बहुत ही ईमानदारी से इस पूरे साल मेहनत किए हैं और आगे भी करेंगे. और हम यही कहना चाहेंगे कि कभी भी ऐसे सपनों के सौदागर जो अलग अलग रंगीन पोस्टर को दिखा करके आपको दिग्भ्रमित करते हैं, अपने माया जाल में फंसाते हैं, जो सपनों के सौदागर हैं, जिनका जो स्कूल का एकेडमिक प्रोग्राम है जिसका कोई आगे कोई ज़रूरत नहीं है. और आपको पहले भी बोले थे कि 98%, 99% खाली 10th 12th बोर्ड में लाने वाला बच्चा का 8% भी कंपटीशन में नहीं आता और उनकी वो लिमिटेशंस है. तो कभी भी ऐसे भ्रामक पोस्टर और इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना है. अगर किसी स्कूल की पोटेंशियल, अगर किसी स्कूल की क्षमता, अगर किसी स्कूल की जो रियल वर्क है जानना है तो आप उस बच्चे से बात कीजिए जो वहाँ पढ़ रहा है. एक बच्चे से नहीं, कई बच्चे से बात कीजिए, अलग अलग तरीके से बात कीजिए, उससे सवाल पूछिए, देखिए यही शायद उसकी सच्ची परख होगी. बल्कि ज़्यादातर लोग रंगीन पोस्टर और बैनर इस पर विश्वास करते हैं. दूसरा जो तरीका है कि
उस स्कूल में जो मटेरियल्स हैं, जो बुक चलाया जाता है, जैसा कि भी हम बताए हैं, कॉपी पेस्ट वाला बुक नहीं, उस मटेरियल्स के ग्रेडियंट्स क्या हैं, उनके कंटेंट्स क्या हैं, क्या उनका आगे के कंपटीशन से कोई नाता है कि नहीं है, ऐसे चीज़ों को परखना है। क्या उस स्कूल में सभी बच्चों पे ध्यान दिया जाता है या फिर कुछ ही बच्चों को बस ध्यान दिया जाता है? क्या जो पुअर बच्चा है, जो वीक बच्चा है, उसको भी केयर करते हैं? टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, क्या उसके अंदर स्किल है कि नहीं? क्या वो टीचर्स खुद अपने सब्जेक्ट्स में परफेक्ट है कि नहीं? क्या वो टीचर्स को उस सब्जेक्ट का अच्छे से जानकारी है कि नहीं? क्या टीचर हमेशा बदल जाता है? क्या टीचर्स बच्चे का डाउट पूछते हैं तो उसको एंटरटेन करता है कि नहीं? ऐसे कई सारे बातों पर ध्यान रखना है। और सबसे मेन बात यह है कि जीवन आपकी है, इसकी तैयारी आपकी होगी। और किसी भी छोटी सी पिकनिक के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन पहले से तैयारी करते हैं। और ये तो 70 साल की जीवन की, मानव जीवन की यात्रा है, ये आगे का कैसे बीतेगा इसकी तैयारी भी आपको अभी से करना पड़ेगा। और इसमें स्कूल का बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है। अभी का जो टाइम आपका है वो बहुत ही गोल्डन पीरियड है और इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। और अलग अलग जो इम्प्रोवाइजेशन है उसके बारे में हम आपको बताए हैं, सारा बुक के बारे में आपको क्लियर है ना? और उसको हम रिटर्न में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेबल से आप वहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। और इस नई चीज़ों के साथ उसके बाद अभी तक जैसे एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें हम ही देख रहे थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ऑपरेशंस, जो एकेडमिक्स का ऑपरेशंस होगा, स्कूल का जो ऑपरेशंस होगा, वो वाला पार्ट हम किसी और को दे रहे हैं। और एकेडमिक्स को हम देखेंगे, पीसीएम का क्लास हम लेंगे। हाँ, एक बात और हम बताना चाहते हैं, आप लोगों को बताए थे ना कि अपना एक इसी स्कूल का एक यूनिट पकड़ी ब्रह्मा में भी खोल रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसी गंदी मैसेज फैला रहे हैं कि रितेश सर अब टाइम नहीं देंगे, अब तो वो व्यस्त हो गए। क्यों नहीं टाइम देंगे हम बताइए, हमको तो जानते हैं ना। तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जितना स्कूल नवादा में जितना देर चलेगा हम यहीं पे रहेंगे, पढ़ाएंगे और यहाँ से 3 बजे के बाद निकलेंगे और वहाँ पर जा करके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा गलतफहमी में ना पालना, इसको लिख लीजिए, जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ाएंगे। और अदर सब्जेक्ट्स में जो चीज़ें हैं उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और बता दिए, आपको बताया है कि इस स्कूल में एओ के रूप में मिस गजाला परवीन काम करेंगी। और आज के बाद आपको फ़ोन करना है, पेरेंट्स को किसी तरह का कंप्लेन है, किसी तरह का दिक्कत है, कोई बच्चा बीमार है, एप्लीकेशंस देना है। टीचर्स का भी कौन से क्लास में डिसिप्लिन तरीके से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ पे हल्ला हो रहा है, ऐसे सभी चीज़ों का देखभाल वही करेंगी जूनियर एओ के रूप में। और बहुत जल्द एक मिस मैडम एक ज्वाइन करेंगी कुछ दिन बाद, 1-2 दिन के अंदर, जैसा कि हम बता चुके हैं, वो सीनियर एओ के रूप में काम करेंगी। तो आपको बेटा इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और ऐसा करने का उद्देश्य मेरा ये है कि मेरा टाइम बचे और हमारा जो भी टाइम है वो आपको हम पूरी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में दें। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हर सब्जेक्ट की बेटा अपनी रिक्वायरमेंट है, उसको उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी या ऐसे बुक सिर्फ उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जा सकता। और अलग अलग सब्जेक्ट का जो जहाँ पर उसका ज़रूरत है वहाँ पर उसको उस तरह से पूरा किया जा सकता है। तो ये सारी बातों को आप लोग समझ गए। और हम यही कहना चाहेंगे कि फर्स्ट क्लास आप लोग छुट्टी में जा करके एंजॉय कीजिए जिनका छुट्टी है। और फिर से बढ़िया से 10 तारीख को प्रिपेयर करके आइए। और स्कूल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दिया जाएगा। और इस बार हम पेरेंट्स का पीटीएम वगैरह नहीं लेंगे, हम लोग सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से किए हैं। और लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे दिग्भ्रमित करने के लिए फालतू का मैसेज देते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जिनको मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अगर कोई पूरी शिद्दत से मेहनत नहीं करता है तो फिर उसको बदनाम करने का लोग कोशिश करते हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया। और हम यही चाहेंगे कि 10 तारीख को आप सभी बच्चे फिर से हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं पूरी तरीके से। और भी आपके अगल बगल आसपास सोसाइटी में, समाज में कोई भी ऐसा प्रतिभा जो पढ़ना चाहता है, जो झूठ नहीं सीखना चाहता, जो पाखंड नहीं सीखना चाहता, जिसके लॉजिक पे उसको 0 मार्क्स नहीं मिलता, जिनके टैलेंट्स को कुचलना जो नहीं चाहता, जो आगे लाइफ में कुछ करना चाहता है, ऐसे लोग को मोटिवेट करिए जुड़ने के लिए। क्योंकि कई सारे बच्चों को मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कई सारे बच्चे के अंदर भगवान ने बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ को दिया है, लेकिन गलत एकेडमिक प्रोग्राम में फंस करके, ये गलत कॉन्वेंशनल स्कूल की जो मैथोलॉजी है उसके ट्रैप में आ करके अपने आप को बस बर्बाद कर रहा है। उसको पता ही नहीं कि सही तरीका क्या है। तो ऐसे लोगों को भी मोटिवेट कीजिए। और इस सभी बातों को हम ग्रुप पे भी भेज देंगे। और आज जैसा आपको लगेगा, अगर ऐसे नीडी लोग हैं जिनका जीवन अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा स्कूल मिले तो अच्छा कर सकता है, वैसे लोगों तो उस लोग को पहुँचाइएगा, ठीक है ना। तो आप लोग 10 तारीख को एक नई एनर्जी के साथ आ रहे हैं ना? ये पूरा साल मजा से कटा ना आपका? पढ़ाई अच्छी लगी ना? और बताइए, जो कॉन्वेंशनल स्कूल है उसमें पाखंड सिखाया जा रहा है ना? तो आप लोग को झूठ का ट्रेनिंग लेना है कि सच का ट्रेनिंग लेना है? तो इन सारी बातों को ध्यान दीजिएगा।
और कोई भी ऐसे मिसगाइडेड लोग हैं उस बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, और कभी भी कुछ गलत सोचिएगा, गलत सुनिएगा, गलत प्रकाश में आएगा तो पहले उसकी सच्चाई को जान लीजिएगा, है ना। क्योंकि ऐसे इतिहास में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग तो बहुत अदना सा इंसान हैं, जिन्होंने जब भी कुछ सुधार करने का कोशिश किया है तो उस पर बहुत तरह का लांछन लगाया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे महापुरुष इतिहास में हैं, उनसे हमको ज़रूर सीख लेना चाहिए। वॉट एवर आई एम डूइंग, मारना पीटना, दबाव देना, 10 घंटा पढ़ना, बताइए सब अगर गलत है तो आपको तो कई बार बोल रहे हैं कि 30 लाख 25 लाख बच्चा है, 8 घंटा की पढ़ाई से कैसे होगा बताइए। पूरे भारत में, पूरे बिहार में, पूरे भारत में इतने बच्चे हैं, 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा पढ़ने वाला IIT को नहीं मिलेगा, नीट को नहीं मिलेगा, जो आपको क्यों लेगा। तो ऐसे जाहिल लोग हैं, बेकार लोग हैं जो कहते हैं कि पढ़िएगा तो पागल हो जाइएगा, पढ़िएगा तो मूर्ख हो जाइएगा, पढ़िएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़िएगा तो लोड पड़ जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। ये ऐसे लोग हैं जो समाज के बेकार लोग हैं, जिनको सच्चाई कुछ पता ही नहीं है, बल्कि आप नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। और तो और कुछ लोग कहते हैं कि सब म्यूजिक भी करो, संगीत भी करो, सब कुछ करिएगा तो कुछ नहीं होगा। बात समझ लीजिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पढ़ाई है, और हम लोग इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। और अंततः हम यही कहना चाहेंगे आप सभी को, एकदम दिल के एकदम जो कोर ऑफ द हार्ट है वहाँ से थैंक यू बोलना चाहेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट किए, बढ़िया से पढ़े, अनुशासित बच्चे बन के रहे, और आगे भी आप लोग इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करिएगा। स्कूल के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करिएगा, सारे मर्यादा को रखिएगा, और निश्चित तौर पे अपनी विकास और मानव जाति का जो विकास है उसके लिए आपकी जो भूमिका हो सकती है उसको भविष्य में सुनिश्चित करने के लिए आप अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से उसके लिए मेहनत करिएगा ना। तो हर बार अंत में एक शायर बताते हैं ना आपको, हम बोले उसको। किसी ने सच ही कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। किसी ने सच ही कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जानते हैं ना। किसी ने सच ही कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से। तो आप लोगों को करना है ना, बताइए। ये सब कुछ पढ़ाई करके मानव जाति की सेवा के लिए काम करना है ना, कि पाखंडी बन करके बस सूखी हुई हड्डी को चूसना है आपको। तो सब लोग मानव जाति की सेवा के लिए काम करिएगा ना। गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बंद कर कितने टाइम हो गया है? ऐसे सैकड़ों थ्योरम पढ़े हैं, सब जगह छापे हैं कि पढ़े हैं आप? तो इस तरीके से बताइए, बच्चों का लॉजिकली सोचने के लिए उसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच कैसे आएगा? और जब नहीं आएगा तो बचपन से जब 2 बैलों की कथा, सड़ी हुई कथा, चुचुंदर की कथा सिखाइएगा और वही फिर लिखवाइएगा और उसी पर नंबर दीजिएगा, और आप कहिएगा कि मतलब आप 13 साल ट्रेनिंग दिए झूठ का और अब आप उससे सच का उम्मीद करते हैं, क्या होगा? वो तो फिर अपने पिताजी के साथ, अपने माताजी के पास, अपने सिस्टम के साथ, सबके साथ झूठ बोलेगा। तो ये सबसे बड़ा जो है बेईमानी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, और इसमें बहुत बड़ा जरूरत है सुधार का। खैर, इसमें से कुछ लोगों को बहुत बुरा भी लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, सच को तो बोलना ही चाहिए। अब हम अभी और भी बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन आप लोग को एक जागरूक रहना है। अभी के जो कंपटीशन का जरूरत है उससे आपसे हमको चलना है। अब अभी 10th के बच्चा का सारा अपडेट्स हम लोग ले लिए सिलेबस का, अब हम ये 9th का, अब हम चाहेंगे कि कुछ 7-8 के बच्चे आएँ और अपने पूरे सिलेबस का वो जानकारी दें कि इस एकेडमिक्स ईयर्स में 24-25 में कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर और क्या पढ़ाई हुई है, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से बताएं। इनको माइक दो, कम ऑन द स्टेज। रिप्रेजेंटेटिव, हैव अ लुक। कौन स्टेज, कौन स्टेज? अंशिका, कम। माइक दिया इसको, वो वाला, हाँ ठीक है, हाथ में, हाँ बोलिए। Hello everyone, good afternoon to all of you, including highly regardable director sir, teachers and all my dear friends. I am Suryans Kumar. My father's name is Mr. Pramod Kumar. I am studying in standard 8th in IIT and Ritesh School of Scientific Research, situated at northeast of Gonava Mazar in Nevada. Today I am here with my team to describe the name of the chapters that has been taught in the syllabus in the academic session of 2024 and 2025.
today I am going to explain the chapters of the subject physics. In physics, the chapters motion and measurement, work energy, power, electricity, force, light, wave and sound has been taught. And in chemistry, the chapters atomic structure, general chemistry, and metal, non-metal, acid, base, salt, and chemical reactions and equations have been taught. It has been taught by none other than our respected director, Sir IITN Ritesh. Sir, he taught us in a very awesome way that you can't imagine. He taught us to visualize the points, to visualize the topics. If as you have studied by IITN Ritesh sir, then you can understand that what I want to say. He teaches so wonderfully that everyone understands. And I also would like to tell you that we don't need any type of tutor or any type of coachings and institutions except this school, because it makes us so perfect in every subject, not in only physics and chemistry. And as IITN Ritesh sir has told that we got 45th rank in Indian Mathematics Talent Olympiad. Indian Mathematics Olympiad. Which is led by PT Usha, and I am a student of I am studying here since previous year 2023. And previous year I was told by Ritesh sir that not only me but also my class that the toppers of competitive exams are the average students of this class. When I was in standard 6, then the average students of class 7th and 8th were the toppers of the competitive exams. So you can just imagine that the performance of the students of this school is so awesome. Now I would like to offer this mic to my classmates to describe the other chapters of the subjects that has been taught in the syllabus. Thank you. Thank you, Suryans, to giving this opportunity. I am Divya Roy. My father's name is Sri Dilip Kumar. I hail from Kartara, located at Pakri, Burma. Currently, I am staying in Nevada, near railway line, VIP Colony. I am studying in standard 7th and 8th in IITN Ritesh School of Scientific Research, which is located at northeast of Gunma Mazar, Nevada. This school is established in the year 2022. I am studying in this school since 3 years. Honorable Director is the director and chief mentor of this school. Now our session has been started and this session has been started in 2024 to 2025. And I am here to describe all the chapters which is taught in this session. In biology, microorganism, crop production, nutrition in plant, nutrition in animal, respiration in organisms, transportation, circulation in human beings. In maths, in commercial math, which is taught by Mani sir, fraction, decimal, unitary method, and ratio and proportion, compound interest, simple interest. And in foundation course which is taught by Ritesh sir, fraction, decimal, algebraic expression, exponent, linear equation in one variable, linear equation in two variable, quadratic equation, which is taught by very exciting and motivating way. Now I would like to call Pooja Sumana. My name is Pooja Sumana. My father's name is Sri Saryuk Prasad.
Basically, I hail from the village Murman located at the Indian state of Bihar. Currently, I am staying in Ramnagar, Nevada, Bihar. I study in currently I am studying in standard 7th in IIT Ritesh School of Scientific Research. My school was established in the year 2022. IIT Ritesh sir is the director of our school. As you know, our academic session of 2024 and 25 has been started in the last week of January and is going to be last in December. And now we are here to describe you about the syllabus which has been taught in this session. And as you know, I am here to describe you about the syllabus which has been taught of history, civics and geography subject. In history, we were taught kings and kingdoms, Delhi Sultanate, Mughal Sultanate, how, when and where ruling the countryside from trade to territory, tribals, Dikus and the vision of the golden age, the first revolt of 1857, women, caste and reform, and the national movement of 1947. In geography, we were taught environment, earth, deserts, resources, land, water, soil and natural vegetation and wildlife resources, and industries, minerals and power resources, agriculture and human resource. In civics, we were taught equality in Indian democracy, the state government, gender, media, market, and the Indian constitution and secularism, the parliament and the making of laws, the judiciary system, law and social justice, and public facility. And I would also like to include some articles in it. Article 14, right to equality. The state shall not deny to any person equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India. Article 15, prohibition of discrimination. The state shall not discriminate against any citizen only on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Article 16, equality in matters of public employment. Prohibition of discrimination in employment under any government office. However, the government can allow reservation for any community if they are not adequately represented. Article 17, prohibition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Article 18, abolition of title. No title not being a military or academic shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. Article 19, protection in respect of certain rights regarding freedom of speech. All the citizens of India shall have the right of freedom of speech and expression, to assemble peaceably and without arms, to form associations and unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of territory of India, to practice any profession or carry on any trade or business. Article 20, protection in respect of conviction for offences. First clause, no ex post facto law. No citizen of India, no person shall be convicted for any offence except for the violation of law. Second clause, double jeopardy. No person shall be punished or prosecuted for the same offence more than once. Third clause, self-incrimination. No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. Article 21, right to life and personal liberty. No person shall be deprived of his life except for the procedure established by the law. Article 22, protection in respect of arrest in certain case. No person shall be arrested without being informed the ground of such arrest. Every person who is arrested shall have the right to choose a lawyer of his own choice. Every person who is arrested shall be presented before the nearest judicial magistrate within 24 hours of his arrest. Article 23, prohibition of traffic in human beings and forced labor. Trafficking of human beings and forced labor are prohibited. Article 24, prohibition of employment of children in factories. No child below the age of 14 shall be employed in any factory or any hazardous activity. Article 25, freedom of conscience. All persons shall be equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. That's all.
सबसे पहली बात तो ये है कि कंपैरिजन, तुलना और कंपटीशन खुद से होता है। इंसान को खुद से कॉम्पीट करना चाहिए, ना कि दूसरे से, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल्स की अपनी पर्सनालिटी होती है, उसका अपना टैलेंट होता है, उसका अपना इंटरेस्ट होता है। तो कभी भी किसी दो को तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। देखिए, दूसरे स्कूल के एकेडमिक प्रोग्राम और इस स्कूल के एकेडमिक प्रोग्राम में अंतर है, उसकी नीड अलग है, उसकी ज़रूरत अलग है, और इसीलिए उसी पर उसका एग्जीक्यूशंस और उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग है। अदर जो स्कूल्स हैं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कन्वेंशनल मेथड्स, देयर एकेडमिक प्रोग्राम्स आर एक्चुअली बोर्ड ओरिएंटेड। तो वहाँ पे बच्चों को सिर्फ 10वां पास करवाने के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, और 10वां पास करवाने के लिए आप सबको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 10th का बोर्ड और 12th का बोर्ड जो पूरे भारत में सीबीएसई लेती है, उसमें हर साल का जो टॉपर बच्चा होता है 10th और 12th का, पूरे भारत का टॉपर, उसको आईआईटी जैसे कंपटीशन में 8% भी नहीं आता। तो कंपटीशन और बोर्ड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो उसमें जस्ट क्या है कि भाई 4 गो चैप्टर है, 5 गो चैप्टर है एक सब्जेक्ट में, उसको रटवाना है, तो उसमें इतना एफर्ट्स लगाने का जरूरत ही नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इतिहास में ऐसे हजारों नाम है। महावीर का एग्जाम्पल ले लीजिए, महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल से ले लीजिए, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल से ले लीजिए, किनको पिटाई नहीं लगाए, किनको शरीर पे दुख झेलना नहीं पड़ा है। अगर आपको कहते हैं ना कि सोना को अगर कुंदन बनना है तो आपको जलना ही पड़ेगा, धिपना ही पड़ेगा, सदना ही पड़ेगा। और हमारा जो परंपरा पहले रहा है गुरुकुल का, उसमें गुरु जो है शिष्य के बेहतरी के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, लेकिन लोग ऐसे हवाला देते हैं कि सीबीएसई का नियम नहीं है। तो पहले सबसे पहले अपने अंदर जागरूकता लाइए कि सीबीएसई का नियम क्यों नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि भारत में कई अलग अलग तरह का स्कैम, ऐसा बोलना मुझे अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस चीज को समझिए। हमारे एक मित्र थे जो मिनिस्ट्री में थे, एचआरडी मिनिस्ट्री में, जब मैं उनसे बात किया कि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, कि भाई ये 2-3 बात पहले हमको बताइए आप। पहली बात ये कि ये जो स्कूल का एकेडमिक प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को एकदम रोट लर्निंग करवा करके बुक से पढ़ाया जाता है, चीज़ों को लॉजिकली सोचवाया नहीं जाता, उतना डीप में बताया नहीं जाता, और यही सब बच्चा खास करके नवादा से लगभग डेटा कि 25,000 बच्चा सब अलग अलग स्कूल से निकलता है, बाद में कोटा दिल्ली से रिटर्न होता है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? और हम उनसे पूछे कि आखिर इसमें इंप्रूवाइजेशन क्यों नहीं किया जाता है, आखिर ऐसा क्यों स्कूल का एकेडमिक प्रोग्राम ऐसा क्यों ना बना दिया जाता जो बच्चा का जरूरत है उस हिसाब से उसको आगे दिक्कत ना हो। तो उनका कहना था कि 1000 में से 990 स्कूल पॉलिटिशियन का है, और वही पॉलिटिशियन मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरी वगैरह को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और सिर्फ वो अपने बेहतरी में देते हैं। वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस तरह से उनके सेक्रेटरीज वगैरह सिलेबस को डिजाइन करते हैं, और उनका सिर्फ प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होता है, उसका कंपटीशन से कोई नाता नहीं होता है। तो कभी भी स्कूल के एकेडमिक प्रोग्राम्स को आप कंपटीशन ओरिएंटेड प्रोग्राम से कंपेयर नहीं करिएगा, इसकी एक अपनी जरूरत है। देखिए, कुछ बात हम और कहना चाहेंगे। देखिए, एक है ना कि बुक वाला है ना कि एनसीईआरटी को लेकर के मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक बार किसी ने पूछा कि सर एनसीईआरटी तो सबसे अच्छा बुक है, एनसीईआरटी में क्या दिक्कत है, हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी चलाना चाहिए। तो ये जो मेरा अपना पर्सनल व्यू हो सकता है कि कुछ लोग इससे नाराज हो जाएं। देखिए, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कीजिएगा और अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आईआईटी नीट जैसे कंपटीशन तो एकदम सपना आपका रह जाएगा, ये समझ लीजिएगा। वजह क्या है? देखिए, एनसीईआरटी में सत्य बातें तो है, सही चीजें तो लिखा गया है, लेकिन उसमें रैंडमनेस बहुत है, उसमें भटकाव बहुत है, और बहुत सारी बातें जो है उसमें कल्पना की गई है। जैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की बात करें, पूरे केमिस्ट्री की बात करें, तो मात्र उसमें एक सॉलिड स्टेट चैप्टर है जो अच्छे से लिखा हुआ है। बाकी उसमें इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप युद्ध के लिए वेपन से लेकर के चले, अब एक आप इधर नॉर्थ कर दीजिए, आप तुरंत ईस्ट की तरफ मुड़ जाइएगा, तुरंत वेस्ट। मतलब एनसीईआरटी में कोई लॉजिक नहीं है, उसमें लॉजिकल चीजें नहीं रखा गया है। एनसीईआरटी के बुक में बहुत ज्यादा भटकाव है, तुरंत अभी यहां थे तुरंत छलांग मार के दूसरे जगह चल गए, तुरंत आप हथियार लेकर के तैयार होते लड़ने के लिए, पता चला मारा गया। इस तरह का बिखराव है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी पढ़ करके कोई बच्चा आईआईटी कर ले, पॉसिबल नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन अब स्कूल में बच्चों को बताया जाता है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। ये बात मैं पीसीएम के लिए कह रहा हूं, अदर सब्जेक्ट के लिए ये ट्रू होल्ड्स नहीं करता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट का कंपटीशन में उस तरह का जरूरत नहीं है। लेकिन हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कहना चाहते हैं कि एनसीईआरटी के भरोसे कुछ नहीं होगा, उसमें भटकाव बहुत है, उसमें बिखराव बहुत है, उसकी बहुत सारी बातें जो है वो कल्पना पे आधारित है। एक विद्यार्थी अगर पहली बार एनसीईआरटी पढ़ता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन ये जो स्कूल में एनसीईआरटी चलाया जाता है या जो अलग अलग रंग बिरंगा बुक चलाया जाता है, इस पर मैं पहले भी बोल चुका हूं कि
इसमें होता क्या है कि नाउअडेज कोई भी बुक लिख सकता है, 10 को किताब उठाए, कॉपी पेस्ट कंप्यूटर से मारे, पब्लिशर्स को 4-5 लाख रुपया दिए, आपका बुक छप गया, जा करके स्कूल में कांटेक्ट कीजिए, 70-80% कमीशन दीजिए, उसको अपना ही बुक स्कूल में चलवाने के लिए मोटिवेट करिए और वही बुक स्कूल वाला चलाएगा। उसको क्वालिटी से कुछ मतलब नहीं है, कंटेंट से कुछ मतलब नहीं है, ग्रेडियंट से कोई मतलब नहीं है, उसका जो पूरा डिजाइनिंग है, जो पूरा ग्रेडियंट्स है, उससे कोई मतलब स्कूल को लेना देना नहीं है। उसका मुख्य रूप से भावना होता है कि मैक्सिमम जिस बुक से प्रॉफिट आएगा वो हम अपने स्कूल में चलाएंगे। और इसी चलते बच्चा जो पढ़ता है वो फिर वो कंपटीशन के हिसाब से तैयार नहीं होता है। मेरा सब कुछ कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी बुक के भरोसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में रहा नहीं जाता। लेकिन दूसरे स्कूल वाले इसको क्यों मोटिवेट करते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि सभी टीचर्स नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे आर, मतलब ऑल दोज काइंड ऑफ टीचर हु इज टीचिंग सिंस लास्ट 20 ईयर्स, उनको एनसीईआरटी के अलावा कुछ आता ही नहीं है, उससे ज्यादा उन कुछ सोचते ही नहीं है। तो अगर स्कूल में अच्छे अच्छे बुक चलाएंगे तो उनको पढ़ाने वाले कहां से आएंगे? अगर बच्चों को बताएंगे कि देखो कंपटीशन का जरूरत खाली एनसीईआरटी से पूरा नहीं होगा, तो बच्चे कहेंगे कि किससे पूरा होगा महाशय, वो पढ़ाइए ना। और वो पढ़ाने के लिए टीचर के अंदर तो स्किल ही नहीं है। तो आप नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत एक बड़ी तरह का स्कैम है कि बचपन से ही बच्चों के अंदर भर दिया जाता है कि यू शुड प्रिपेयरिंग फॉर 10th बोर्ड, आपको बुक से पढ़ना चाहिए, आपका बुक की भाषा को समझना चाहिए, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, किताब में जो स्कूल में जो बुक चल रहा है उससे पढ़ना चाहिए। ये सब एक तरह का स्कैम है। वहां पर जो मोस्ट ऑफ द जो स्कूल्स हैं, मैक्सिमम जो स्कूल हैं, उसमें जो टीचर्स है उसके अंदर स्किल नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, सभी लोग नहीं लेकिन मैक्सिमम टीचर, और वो खुद एनसीईआरटी से या दूसरे बुक से रोट लर्निंग करके पढ़े हैं और वही बच्चे को पढ़ाते हैं। अगर वो उससे ज्यादा कुछ बोलेंगे कि कंपटीशन का स्तर कुछ और है, किसी और तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी पढ़ के नेशनल लेवल के कंपटीशन नहीं निकाले जा सकते, तो फिर बच्चे उनसे डिमांड करेंगे कि किससे निकाले जा सकते हो, आप पढ़ाइए। और वो पढ़ाने के लिए तो उनके पास पोटेंशियल ही नहीं है। इसीलिए बच्चों को मिसगाइड किया जाता है। इस चीज को समझिएगा। पहली बात यह है। देखिए, दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो ये स्कूल का जो सड़ा हुआ सिस्टम है, मतलब ये मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बच्चे को समझा रहे हो। देखिए, एक बच्चा हमको मिला, मतलब ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस स्कूल को खोलने के पहले। इस स्कूल के लिए मेरा पूरा उद्देश्य था कि ऐसे हजारों बच्चे जो बचपन से ही बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, माँ बाप लाखों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, जरूरत कुछ और है, पढ़ाया कुछ और जाता है, जब उसको समझ में आता है तो फिर लेट हो जाता है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय एक स्टूडेंट मिला। वो स्टूडेंट कहा कि वो स्टूडेंट को थोड़ा फिजिक्स वगैरह में इंटरेस्ट था, 8वां 9वां से वो फाउंडेशन कोर्स वगैरह कर रहा था। तो कहा कि सर, स्कूल के एग्जाम में एक बार पूछा गया कि वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं बहुत बार और बहुत मजा लगता है। मतलब एकदम ये जो क्वेश्चंस है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये थोथी और झूठी जो स्कूल का एकेडमी प्रोग्राम है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। समझिए, एक 9वां क्लास में बच्चा पढ़ने वाला, 9th क्लास का स्टूडेंट किसी स्कूल में पढ़ाई करता था और वो फाउंडेशन कोर्स भी कर रहा था। उसे पूछा गया कि वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। इसको मैं हिंदी में बताता हूं। इस क्वेश्चन का मतलब था, 9वां क्लास के बच्चा को पूछा गया स्कूल के एग्जाम में कि खींचना, किसी कार्ड्स को या किसी गाड़ी को खींचना क्यों आसान है? किससे? धक्का मारने से। धक्का मारना आसान है कि खींचना? तो खींचना, इसका जवाब क्या है? खींचना। तो उसमें लिखा हुआ था कि वाई, क्यों? तो बच्चा क्या लॉजिक लिखा कि जब हम किसी गाड़ी को खींचते हैं, जब हम किसी गाड़ी को, आमतौर पे कोई ट्रॉली को ऐसे खींचते हैं, तो जब आप ऐसे खींचते हैं, उस पर जब फोर्स लगाते हैं, आप एक सोर्स की तरह जब उस पर फोर्स लगाते हैं, ऐसे ऐसे खींचते हैं ना, बताइए। तो आप सबको बताएं कि जब आप ऐसे खींच रहे हैं तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। और अगर आप किसी गाड़ी की एफबीडी बनाइएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, उस पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाइएगा, तो किसी गाड़ी पर पहले सबसे पहले बताइए बेटा, कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा लग रहा है? बोले जोर से। अगर कोई गाड़ी कहीं पे खड़ी है तो उस पे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा लग रहा है? और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जान रहे हैं आप? और दूसरा जो फोर्स लग रहा है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है?
and this normal reaction is exerted by the surface of the earth on the body in the upward directions. यही ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम है? अरे बेटा पीछे लक्का न्यूटन चाचा यही ना बताए थे रे? तो फ्री बॉडी डायग्राम में अगर हम बनाएंगे तो एक रखी हुई गाड़ी पे कितने तरह का फोर्स लग रहा है बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और आपको पता है ना कि नॉर्मल रिएक्शन विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, एंड इफ रफनेस इज प्रेजेंट बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस then friction force will also act, and because of that normal reactions friction force is exerting between two contact surface, and this friction force is a self adjusting but limiting, and it will always oppose tendency of motions, relative motions, tendency of relative motions। आपको मालूम है ना? चलिए ऐसे समझिए, तो अगर कोई गाड़ी रखी हुई जैसे टेबल रखा हुआ है बेटा, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगा नीचे, और नॉर्मल एक्शन किधर लगा, इसी तरह से गाड़ी पर लग रहा है, और दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। अगर वहां पे म्यू जीरो नहीं है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, और इसी फ्रिक्शन फोर्स के खिलाफ हमको गाड़ी पे काम करना पड़ता है आगे खींचने के लिए, मालूम है? तो क्वेश्चन 9th क्लास में क्या पूछा गया था एक बच्चा से कि बताइए किसी गाड़ी को खींचना आसान है कि धक्का मारना? इसका जवाब क्या है? खींचना। और बच्चा एक्सप्लेनेशन क्या लिखा, लॉजिक क्या लिखा वो समझिएगा। वो बच्चा लिखा कि खींचना इसलिए आसान है क्योंकि जब हम ऐसे हाथ पकड़ के खींचते हैं तो हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाए, इसका दो कंपोनेंट की, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। अब जो पहले आप एफबीडी बनाए थे तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब ऊपर की तरफ फोर्स लगा, ई जो ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट आया किसको सपोर्ट किया? नॉर्मल एक्शन को। अरे भाई पहले से नॉर्मल एक्शन किधर लग रहा था, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये भी किधर लग जाएगा? तो नॉर्मल रिएक्शन को जब भी सपोर्ट कर दिया है ना, और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ कौन है? एमजी। माने एमजी को पहले अकेले झेल रहा था कौन बेटा? खाली नॉर्मल रिएक्शन। कौन झेल रहा था? अब जब उसको आप पुलिंग कर रहे खींच रहे तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ और अब कौन झेलेगा? वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? तो अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों मिल करके किसको झेलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो दो चीजों का सम अगर तीसरा चीज तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होता है क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, है ना? बताइए, देखिए x + y = 20, x + y = 20। पहले अगर y को 0 कीजिएगा तो x क्या होगा? 20। लेकिन y को अगर 2 कीजिए तो x क्या हो जाएगा? 18। y को 4 करिएगा तो x क्या होगा? 16। तो y का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट। तो y जब नॉन जीरो हुआ तो नॉर्मल एक्शन खुद क्या हो गया? कम हो गया। मैंने खींचने के दौरान, पुलिंग के दौरान नॉर्मल एक्शन क्या हो गया बेटा? और जैसे ही बेटे नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ, frictions is mathematically given by the mu into n, where mu is the coefficient of frictions and n is the normal actions which is exerting between two contact surface in the perpendicular directions। so जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब जब फ्रिक्शन गाड़ी पे कम लग रहा है तो उसको खींचना क्या होगा? आसान होगा। ये लॉजिक दिया कौन? बच्चा अपने 9th क्लास के एग्जाम में। A school teacher, those kind of a school which is totally based on conventional methods, which is only working for board exams, उनके टीचर्स उसको क्रॉस करके दिए उनको रिवार्ड के रूप में 0 मार्क्स। अब आप सोचिए कि किस तरह से प्रतिभा को ये कॉन्वेंशनल स्कूल कुचलते हैं। एक बच्चा जिसके अंदर आईआईटी का थोड़ा सा नींव पनपा, उसको ऐसे करके रगड़ दी, खत्म। मतलब आपको क्या लगता है बच्चा का लॉजिक कहीं से गलत है? लेकिन उसको स्कूल एग्जाम में क्या मिला? 0। वो बच्चा हफ्ता हुआ गया कि सर अरे हम तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, हम तो इतना अच्छा लॉजिक दिए, तो क्यों आपने 0 किया? बोले कि बेटा गलत है। अच्छा, अब ये तो पुलिंग वाला हो गया। पुशिंग मतलब धक्का मारना क्यों टफ है? तो सुनिए क्या, इसका पहले समझते हैं, उसके बाद बताते हैं टीचर का रिस्पॉन्स क्या था। देखिए पुलिंग का बताते हैं। पुशिंग में कोई बॉडी को अगर आप धक्का मारते हैं तो ऐसे धक्का मारिएगा, धक्का मारिएगा तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा ना, वर्टिकल कंपोनेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन लग रहा था? mg। अब इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब बताइए mg और इस फोर्स का कंपोनेंट दोनों मिल के दबा रहा है गाड़ी को, और उल्टा डायरेक्शन में कौन फोर्स लगेगा? नॉर्मल। तो पहले अकेले खाली उसको प्रेस कर रहा था कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब साथ में कौन प्रेस कर रहा है?
एक्सटर्नल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कर रहा है ना बेटा? अब पहले खाली ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉर्मल एक्शन ऊपर झेल रहा था, अब नॉर्मल एक्शन कितना फोर्स को झेलेगा? तो बताओ बेटा, नॉर्मल एक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे ही नॉर्मल एक्शन का वैल्यू बढ़ेगा फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है? तो बेटा जब एन बढ़ेगा तो म्यू इंटू एन बढ़ेगा, तो क्या बढ़ जाएगा? फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ऐसे गाड़ी को खींचना क्या होगा? मुश्किल होगा। ये लॉजिक दिया कौन? वो 9th क्लास का स्टूडेंट जिनका सपना बचपन से था IIT में जाना। इन दोनों को क्रॉस करके स्कूल वाले टीचर ने क्या दे दिया? अब वो हाफता हुआ गया कि भाई सर ऐसा क्यों किए? बोले तुम्हारा ये सब गलत है। बोला क्यों गलत है, सही क्या है? तो देखो, जब धक्का मारते हैं तो गाड़ी भारी हो जाता है, और जब खींचते हैं तो हल्का हो जाता है। ये लॉजिक था स्कूल टीचर का। और ये हम अपनी मतलब एक बच्चा, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो एक बच्चा ऐसा बता रहा था। अब सोचिए बेटा कि उस बच्चा का क्या होगा भविष्य। और ऐसा क्यों था? क्योंकि वो टीचर्स स्किल वाले नहीं थे, उनके अंदर पोटेंशियल नहीं था। वो तो कहते थे किताब से पढ़ो, NCERT से पढ़ो, इसके अलावा बर्बाद हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो सोच लीजिए कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक अच्छे टैलेंट्स को, एक अच्छी प्रतिभा को, एक अच्छा होनहार को कैसे गला पकड़ के एकदम घोटता है, आप समझ लीजिए। तो ये सबसे बड़ा डार्क साइड है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। और इन्हीं सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को नॉक आउट करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को हटाने के लिए इस स्कूल की पूरी रचना मेरे द्वारा किया गया है। ये पहली बात है। दूसरी बात, हम NCERT वाली बात बताए कि बचपन से ही बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बुक से पढ़ाई करो, NCERT से पढ़ाई करो। क्यों? और इस NCERT का कंपटीशन से कोई लेना देना है ही नहीं। इसमें तो रैंडमनेस है, इसमें तो भटकाव है, इसमें तो मैक्सिमम बातें काल्पनिक है। अगर आप चाहें तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्यों मोटिवेट किया जाता है कि जो टीचर्स हैं वो उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं। अगर वो कहेंगे कि इससे जरूरत पूरा नहीं होगा तो बच्चे कहेंगे किससे जरूरत पूरा होगा, वो जरूरत दिलाओ हमको, तो टीचर्स को आता ही नहीं है। तो इन सारी बातों को समझिएगा। ये सारी बातें ये बताता है कि जो कॉन्वेंशनल स्कूल के जो मेथड्स हैं उसको बदलने का जरूरत है। अभी का कंपटीशन उस हिसाब से नहीं निकाला जा सकता। अगली बात जो हम बताएंगे बेटा, जो हम कहना चाहते हैं, देखो इसमें हो सकता है कि कुछ लोग मेरे विचार से बड़ा गुस्सा हो जाएं, लेकिन चीज़ों को समझिएगा, रूट को पकड़िएगा। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक बच्चा रूट से चल करके फ्रूट तक कैसे पहुंचेगा। अगर कोई बच्चा बिलो एवरेज में है तो उसको पकड़ के हम एवरेज कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर कोई बच्चा एवरेज है उसको एबव एवरेज कैसे करेंगे। अगर कोई बच्चा एबव एवरेज है उसको एक्सेलेंट कैसे करेंगे। और अगर कोई पहले से एक्सेलेंट है तो उसको सुपर एक्सेलेंट कैसे करेंगे। इस तरह से टीचर्स के अंदर होना चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे आपको कि जैसे मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ाया जाता है ना। एक्चुअली इस स्कूल को खोलने के पहले पूरा ये सारी परेशानी को बेटा हमने आइडेंटिफाई किया है कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। देखो जैसे मान लो आपको हिंदी पढ़ाया गया, अब मैं जैसे घूमते रहता हूं इधर तो मैं देखता हूं कि आपके शिक्षक हिंदी में पढ़ाते हैं 2 बैलों की कथा पढ़ाते हैं ना। ये स्टोरी है ना किसी क्लास में। अरे बाबू 2 बैलों की कथा है ना बाबू। कौन से क्लास में है? 9th में 2 बैलों की कथा है। तो आप लोग को बैलों की कथा पढ़ के बैल बनना है क्या? नहीं बनना है ना। तो बात को समझिए, वहां पर स्टोरी में क्या है? 2 बैलों की कथा। समझिए जरा सा। अब सोचिए उसमें कथा करना चाहिए साइंस का, कथा करना चाहिए कुछ ऐसे चीजों का। देखिए प्रॉब्लम क्या है बैलों की कथा। देखिए आजकल का जो बुक है हिंदी का, जैसे हम लोग 20 साल पहले पढ़ते थे तो उसमें फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती थी। अभी उसमें बैलों की कथा, चूहों की कथा, मेढकों की कथा, छिपकलियों की कथा, कट्टुओं की कथा, भूसों की कथा। इसका लॉजिक समझ रहे हैं ना। अभी बताया ना HRD मिनिस्ट्री, मैक्सिमम स्कूल, सिलेबस आसान, बच्चा की इंटरटेनमेंट। अब देखो ठीक है, चलो कथा पढ़ाया भी, मान लो बैलों की कथा पढ़ाया भी, या मान लो कि छिपकली का कथा, मेढक का कथा, जो भी पढ़ाना है पढ़ाओ। अब देखो हमारा स्कूल का जो सिस्टम है, अगर हम कहें कि बच्चों को लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करो, उसको अपना विचार, जैसे अभी हम लोग 10th क्लास में पढ़ा रहे थे, 9th क्लास में पढ़ा रहे थे ना आपको। तो आपने पूछा ना भाई चार्ज, करंट, इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा तो वैसे होगा, हम बताए ना, सारा जवाब दिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि बच्चों को पूरे स्वतंत्रता देने चाहिए। पहले आप सोचिए, अपना दिमाग को दौड़ने दीजिए कि कहां तक जाता है, उसकी जिज्ञासा को, उसके बाद टीचर को शांत करना चाहिए। देखिए हिंदी का स्टोरी, इंग्लिश का स्टोरी, इंग्लिश में भी कई सारे ऐसे पोएम्स हैं, कई सारे ऐसे स्टोरीज में बैलों की कथा पढ़ाई जा रही है। अब समझिए ठीक है, चलो मान लो चूहों की, कुत्तों की, मेढकों की, छुछुंदरों की कथा पढ़े आप। अब आगे समझिए।
अब इसके बाद बच्चा के दिमाग को खुला छोड़ना चाहिए कि अगर आप छुछुंदरों की कथा पढ़े हैं, चूहों की कथा पढ़े हैं, तो अगर आपको सड़ा हुआ लगा, अगर आपको घिन आता है ऐसे कथा से, इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता, इसमें बिल्कुल कोई किसी भी तरह का दिलचस्पी नहीं है, तो बच्चों को बेटा आजादी देना चाहिए ना कि जब क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आपको दो बैलों की कथा कैसी लगी, तो बच्चा क्या लिखे कि इस कथा से हमको घिन आती है, ये कथा बहुत सड़ी हुई कथा है, ये छुछुंदरों की कथा पढ़ने में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। सुनिए इधर, जैसे अच्छा ये बताइए कि आप ऐसा महसूस करते हैं ना कोई कथा हिंदी का पढ़ के, और आपके ऐसे फीलिंग्स आते हैं ना उस कथा के प्रति, आपको लिखने का इरादा करता है ना? अरे बेटे, जब आप पेन को तलवार की तरह निकालते हैं तो ऐसा मन करता है कि नहीं करता है? लगता है ना कि कथा को काथा कर दे? लगता है ना कि लिख डालें कि बहुत सड़ी हुई कथा है ये? लगता है ना कि लिख डालें कि इसको देख करके हमको बदबू आता है, घिन आता है, बहुत चीप टाइप का कथा है? तो सुनिए, उस कथा को पढ़ने के बाद, उस स्टोरी को पढ़ने के बाद बच्चे कैसे ख्याल आते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को आज़ादी देना चाहिए ना कि भाई इसको पढ़ने के बाद जो आपके अंदर ख्याल आ रहा है, आप जो उस स्टोरी को एक्सेस कर रहे हैं, उसका जो असेसमेंट किए हैं, आपकी उसके प्रति परसेप्शंस क्या है, आपके विचार क्या हैं, आप क्या महसूस किए हैं, इसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी बच्चों को इन सीबीएसई स्कूल को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आज़ादी देना चाहिए ना, अपनी भावना को एक्सप्रेस करने का, अपने लॉजिक को एक्सप्रेस करने का, जो बैलों की कथा, छुछुंदरों की कथा पढ़ने के बाद जो महसूस किया उसको एक्सप्रेस करने का आज़ादी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन अगर आप कॉपी में इस बात को लिख दीजिएगा तो मार्क्स क्या मिलेगा? तो देख लीजिए हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और ये स्कूल वाले और ये पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को लॉजिकली सोचवा रहे हैं, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कहां डेवलप करवा रहे हैं आप तो एक्चुअली एक नन्हे मुन्ने राही को, नन्हे मुन्ने बच्चे को पाखंड बना रहे हैं, झूठ बना रहे हैं। बोलो, स्कूलों में झूठों की ट्रेनिंग दी जाती है ना? अरे किसकी ट्रेनिंग है? आपने छुछुंदरों की कथा पढ़ा है, आपको घिन आती है, आपको हेट आता है, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको बहुत सड़ा हुआ लगा, ये सच्चाई है, लगता है ना कुछ कुछ स्टोरी में, तो उस सच्चाई को कॉपी पे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? लेकिन स्कूल आपको लिखने का आजादी देता है। अगर अपनी आजादी को कॉपी पर लिखिएगा तो आपके मार्क्स कितने आएंगे? आपके पेरेंट्स हो जाएंगे नाराज, होंगे ना? तो आप बताइए, ये जो स्कूल में बचपन से नर्सरी से लेकर 10th तक किस चीज का ट्रेनिंग मिल रहा है, झूठ का कि सच का? अरे जोर से बोलिए। आपको बचपन से सुबह में माता पिताजी उठा के 3 बजे भोरे से टिफिन बना के क्या सीखने के लिए भेज रहे हैं? भेज रहे हैं, लिखने के लिए भी सिखवा रहे हैं, टीचर भी उसी को अप्रिशिएट कर रहा है। और देखिए, जब आप बड़ा बनिएगा और मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए, चलिए हमारा सोसाइटी ऐसा है ना कि बहुत क्रेज है आईएएस बनो, हम तो कहते हैं कि अगर दिमाग है तो मत बनो, बता रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं। और सुनते हैं ना कि इंडिया में अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ब्यूरोक्रेट की बात करें, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा करप्शन ब्यूरोक्रेसी में, मालूम है ना? सबसे ज्यादा करप्ट ये ऑफिशियल लोग हैं, मालूम है ना? ऑफिसर लोग, अरे सूखी हुई हड्डी को भी चूसते हैं ना ये लोग। अब इस बात को आप समझिएगा, इसका ट्रेनिंग कौन दिया? अरे स्कूल, विद्यालय दिया ना। भाई कोई आईएएस ऑफिसर बना, किसी पद पे बैठा, आप गए, आपको डांट के भगा दिया, उसके दिमाग में कुछ और है, बता कुछ और रहा है, रिपोर्ट कुछ और है, दे कुछ और दिया, गलत काम के लिए पैसा ले, तो ट्रेनिंग कौन दिया इसका? अरे झूठ सिखाया उसको कौन है? ये पाखंड कौन सिखाया है? कैसे सिखाया स्कूल? 2 बैलों की कथा उसको सड़ी हुई लगती तो लिखने नहीं दिया, कौन उसको? स्कूल। तो जब ट्रेनिंग ही बजाबती लिखित ट्रेनिंग, पूरी तरह से जब ट्रेनिंग बचपन से, जब से वो पेट से बाहर आया बच्चा, उसी समय से फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको झूठ बनने का,
फ्रेब बनने का, धोखा देने का, मकारी करने का, गलत करने का, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं पैसा पे करके। तो बताइए बड़ा होकर मजा आता पुरुषोत्तम राम बनेगा? और आप चिल्लाइएगा कि बड़ा करप्ट ऑफिसर है, बड़ा करप्ट सिस्टम है। कैसा चाहते हैं आप? इसका तो बजाबता अपने ट्रेनिंग दिया है बच्चे को। अगर छुछुंदरों की कथा आपको बुरा लगती है तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आजादी देना चाहिए ना, कि हाँ बुरा लगता है तो हम बुरा लिखेंगे और आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए ना। लेकिन जब इसको 0 मार्क्स मिलता है तो इसका तो बजाबता स्कूल ट्रेनिंग दे रहा है और आप लोग मजे से लेते हैं। और अगर हम जैसे लोग इसी को पलटने का कोशिश करते हैं तो लोग बदनाम करते हैं कि हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है। तो क्या पढ़ाई का मतलब है इसका क्या सेंस है? इस सारे हुई कथा को अच्छा कथा बताओ, बहुत चीप टाइप को बहुत महंगा बताओ, एकदम खराब लगा तभी बहुत अच्छा। गुरुजी कैसे नंबर देंगे, महोदय कैसे नंबर देंगे? ये 2 बैलों की कथा जैसा कथा तो आज तक हमने देखा ही नहीं। इस कथा को पढ़ने के बाद तो हमारे शरीर के पोंग पोंग पुलकित होकर बैठे। अरे ये तो ऐसी कथा है कि इसको पढ़ने के बाद आत्मा तो छोड़ो, परमात्मा भी मेरा जग गया। ये ऐसी कथा है जिसको पढ़ने के बाद हम तो एक के बार में एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ देंगे। बोले ऐसा लिखना होता है ना आपको? अरे लिखना होता है कि नहीं लिखना होता है? तो ये बेटा स्कूल वाले बचपन से ही, और उतने ही दोषी आपके पेरेंट्स भी हैं, बचपन से उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जब बाद में वही बच्चे उसी झूठ को अपने पिताजी के ऊपर, अपने माताजी के ऊपर, अपने दादाजी के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने पब्लिक के ऊपर, अपने प्रेस के ऊपर, अपने पार्लियामेंट के ऊपर, अपने पुलिस के ऊपर और अपने पेरेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, बड़ा चिल्लाते हैं कि धत तेरी के इतना पढ़ाए बचवा मेरा ऐसे हो गया। अरे भाई पढ़ाए, आप तो पैसा देके 13 साल बज आप तो उसको ट्रेनिंग दिए झूठ बनने का। तो है ना पाखंड? बताइए ऐसा सिस्टम को बदलना चाहिए ना। हम विरोध करते हैं ना इस चीज का, इसीलिए हम आंखों में खटकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम बेटा आप लोग को ऐसे पाखंड बनाना नहीं चाहते। उपाय क्या है देखिए। अच्छा ये तो ये हो गया, अब एक बात और बताएंगे। अच्छा ये हिंदी वाले ही सिर्फ नहीं करते, ये सिर्फ इंग्लिश वाले नहीं करते, हम मैथ्स वाले भी करते हैं। जो टीचर मैथ्स के वो भी पाखंड कैसे देखिए, देखिए 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 ना, अरे देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना। अब लोग देखिए कैसे करते हैं, देख बताते हैं। हम नहीं करते, मतलब हमारे जैसे कई सारे दोस्त जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो करते हैं। रितेश के आप हमको तो जानते हैं ना, हम ऐसा पाखंड नहीं करते। देखिए कैसे करते हैं। आपको सिखाया जाता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या सिखाया जाता है? h² = p² प्लस सिखाया जाता है ना। देखिए पीछे मणिभूषण जी खड़ा है, बड़ी बुरा मान जाएंगे। चुप रहिए। अरे मणिभूषण जी को लगेगा कि 10 साल अपना दुकान ये बंद कर दीजिएगा आप। जो शांत रहो। सिखाया जाता है ना पाइथागोरस थ्योरम, बोलिए। अरे भाई बोर्ड के लिए बुक चलवा करके आपको रटवाना, डेरिवेशन शुरू किए हैं ना, डेरिवेशन आपको रटवाएंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम रटवाएंगे कि नहीं रटवाएंगे? बोलिए ना। सर्किल का सर्कमफ्रेंस = 2πr रटवाया जाता है ना आपको? ये बताइए, हम भी रटवाते हैं? अब देखिए अन्य स्कूल में रटवाया जाता है ना कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम और बहुत सारी ऐसी चीजें मैथ्स में जिसको रटवा दिया जाता। कैसे होता है? लिखिएगा P/TH पाइथागोरस थ्योरम। बच्चे आप भी लिखिए पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद देखिए 3 गो लाइन पारिए, पारिए पारिए बोल रहा हूं मैं, ड्रॉ नहीं, पारिए। 3 गो लाइन बच्चे पारते हैं। उसके बाद लिखेंगे इनका नाम ABC। बच्चे क्या लिखते हैं? ABC। फिर लिखिए कंस्ट्रक्शन। बच्चे क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन। फिर नीचे लिखते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन। बच्चे क्या लिखते हैं? ड्रॉ परपेंडिकुलर। अरे देखिए ना। फिर लिखते हैं यहाँ पे गिवन। बच्चे क्या लिखते हैं? फिर यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ। बच्चे क्या लिखते हैं? अब बताइए यही पढ़ाई है? अरे यही पढ़ाई है? तो बच्चों को बेटा झूठ बोलना और पाप करना और कुकर्म करना तो हम ही सिखा रहे हैं। अच्छा समाज इसी को मैथ्स कहता है?
माने हम भी आंधर हैं, तुम भी आंधर बन जाओ। हम भी बैल का कथा पढ़े हैं, तुम भी पढ़ो। पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे ऐसे सुनो, ऐसे कई सारे थ्योरम है जो आगे टीचर फर्स्ट क्लास मार्कर पोस्ट के लिखते हैं, हमारे बच्चे ने निमुने राही भी उसको कॉपी करते हैं। बताइए, मैथ्स की यही परिभाषा है? यही हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है स्कूल का। और अगर इसको कोई सुधारना चाहे तो फिर क्या क्या सुनते हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है, ये कहीं से सही है? अब बताइए 10वां 12वां के बाद 30-30 लाख बच्चा बैठेगा, वो प्रिंटिंग प्रेस होगा रे, छपाई मशीन होगा? तो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? झूठ, फ्रेब, कॉपी, नकल करना, झूठ बोलना। सही क्या होता? हम बचपन से सिखाते हैं कि भाई कैसे इसको डिराइव किया गया। पाइथागोरस ने पहली बार कैसे सोचा, कितना दिन में सोचा, कैसे सोचा, क्या सोचा, उनका सोचने का अप्रोच क्या था, कितनी बार गलती किया, आप क्या सोचते हैं, आपका परसेप्शन क्या है, ये स्कूल में बच्चों को सिखाना चाहिए। लेकिन सिखाया क्या जा रहा है? हम लाइन बनाओ तो तुम भी लाइन बनाओ, हम अगर ड्रॉ लिखे तो तुम भी ड्रॉ लिखो, हम कंस्ट्रक्शन लिखे तो तुम भी कंस्ट्रक्शन लिखो, ये सिखाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। समझ रहे हैं ना? ऐसे बच्चे जो 0 से लेकर के 4 तक हैं, ऐसे बच्चे जो 0 से लेकर के 4 तक हैं, अप टू स्टैंडर्ड 4, ये सभी बच्चे का जो इस साल बुक चल रहा था, सारा बुक वही चलेगा। उसमें इंप्रूवाइजेशन क्या है समझिए। जैसे 1 2 3 4 के बच्चे यहां पे है ना, बैठे हैं ना बेटा आप लोग? हाँ, तो सुनिए, जैसे मैथ्स का आपका कौन सा बुक चलता था 1 to 4 तक? स्टेप्स मैथ्स। कौन सा मैथ्स चलता था? अगले साल भी वही बुक चलेगा। अगर आपके जो जूनियर हैं उनको वो बुक शेयर कर सकते हैं, या जो बच्चे 2 से 3 में जाएंगे उनका अगला साल भी, पहले हम क्लास का कैटेगराइजेशन समझ लीजिए। देखिए अभी तक क्या था कि 1 और 2 ये क्लास कंबाइंड था, 3 और 4 कंबाइंड था, 5 और 6 कंबाइंड था, 7 और 8 कंबाइंड था, इस तरह से। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एकेडमिक प्रोग्राम्स है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगले साल से इस क्लास को स्प्लिट कर दिया गया, ये बात हम पहले भी बताए हैं। मतलब कि 1 का क्लास अलग होगा, 2 अलग होगा, 3 अलग होगा, 4 अलग होगा, 5 अलग होगा, 6 7 8 सब अलग अलग होगा, है ना? और उस टाइम को हम लोग दूसरे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि पूरा ऑल ओवर आपकी पर्सनालिटी विकसित कर जाएगी। विकसित हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह से हम एकेडमिक प्रोग्राम में इम्प्रूवाइजेशन कर रहे हैं, वो चाहे फिजिकल एक्टिविटी करके हो, या फिर कम्युनिकेट करके हो, या फिर किसी भी तरह का एक्टिविटी करना पड़े। एक्चुअली वी आर प्लानिंग फॉर दैट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी का अलग अलग क्लास सेपरेट हो जाएगा, है ना, नए वाले बिल्डिंग में चलेगा। और बुक्स में मैथ्स में पहले आपको क्लियर होगा कि पहले भी स्टेप्स मैथ्स चलता था, अभी स्टेप्स मैथ्स चलेगा। उसके बाद हम साइंस पे आते हैं। साइंस का कौन सा चल रहा था अभी? होली फेथ, आगे भी वही चलेगा। SST का भी वही चलेगा, समझ रहे हैं ना? हिंदी का भी वही चलेगा। मैथमेटिक्स में आपको एक और बुक खरीदना है जो कॉम्पिटिशन्स के लिए आता है, विद्यासागर का। वो डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो 3 से लेकर के 8 9 10th और रेलवे कंपटीशन वाले उसको तैयार करते हैं, वो एक्चुअली दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर अंकगणित। अंकगणित समझते हैं ना? अरिथमेटिक्स समझते हैं ना? अरिथमेटिक्स एंड अलजेब्रा। तो 0 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए समझ लीजिएगा, 3 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए जो एक एक्स्ट्रा बुक मैथ्स का चलेगा, दैट इज अरिथमेटिक्स, है ना, विद्यासागर का। उसमें क्या होगा कि पूरी अंकगणित आपका कंपटीशन लेवल तक हम लोग अलग से तैयार कर देंगे। जो क्लास का बुक चलता था वो चलेगा, उसके अलावा ये बुक और अलग से खरीदना है, और उसके सेपरेट टीचर्स होंगे जो अपना अपना काम करेंगे, ताकि आपका पूरा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद आप आ जाइए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 0 से लेकर के 4 तक लिटरेचर का बुक तो होली फेथ का चलता था आपका, वो तो चलेगा। उसके बाद ग्रामर का आपको बेटा 2 बुक अलग से खरीदना पड़ेगा, एक रेन मार्टिन का और दूसरा जूनियर ऑक्सफोर्ड का। आप लोग समझ रहे हैं ना? 1 2 3 4 के बच्चे के लिए बोला जा रहा है। ग्रामर का 2 बुक आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, रेन एंड मार्टिन का और दूसरा ऑक्सफोर्ड का। और 3 अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे। देखो टॉपिक तो सेम ही होगा, कंटेंट तो सेम ही होगा, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के लिए उसको कर रहे हैं। और जिन भी टीचर्स को हम ज्वाइन करवाए हैं, ऑलरेडी हम बोल रखे हैं कि अगर आप इस काम में सक्षम हैं, अगर आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तभी आप यहां से जुड़िए। तो सेपरेट बुक्स दिया जाएगा 1 से 4 तक के बच्चों का, और वो टीचर्स अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जो 12 चैप्टर 14 चैप्टर उसको पूरा 1 साल में, देखिए 12 चैप्टर है, 12 महीना टाइम है, 1 महीना में 1 चैप्टर,
वो टीचर को टारगेट दिए और फिर हम टीचर को रिवार्ड वगैरह भी देंगे। तो आप सभी बच्चे समझ गए कि मैथ्स का एक अलग से बुक खरीदना पड़ेगा 1 से लेकर के 4 तक, और ग्रामर का रेन एंड मार्टिन, और दूसरा ऑक्सफोर्ड जूनियर। ये हो गया 4 तक के बच्चा का। उसके बाद 5 से लेकर के 8 तक, 5 से लेकर के 8 तक के बच्चा का मिडिल स्कूल का ग्रामर आता है रेन एंड मार्टिन का। 5, 6, 7, 8 इनके लिए मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश के अंदर एक तो एनसीईआरटी आपकी चलती है ना, लिटरेचर का बुक बेटा, वो तो चलेगा ही, और उसके बाद इसके अलावा क्या चलेगा बेटा, रेन एंड मार्टिन्स का जो मिडिल स्कूल का ग्रामर आता है वो खरीद लीजिएगा 5 से लेकर के 8 तक के बच्चा। और इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड का भी मिडिल स्कूल के लिए आता है एक, समझ रहे ना, सीनियर वाला एक जूनियर वाला अलग आता है, तो ऑक्सफोर्ड का दूसरा ग्रामर खरीद लेना है। ये 2 ग्रामर बुक एक्स्ट्रा रहेगा, और मैथ्स में तो वो विद्यासागर का एक खरीदना ही है, और साथ ही साथ मैथ्स का RS अग्रवाल बुक खरीद लेना है मैथ्स का। ये किन के लिए बोला जा रहा है बेटा बताओ, 5 से लेकर के 8 तक। जो पहले चल रहा था वो चलेगा ही, उसमें और क्या ऐड करना है, एक तो मैथ्स में RS अग्रवाल का बुक, और ग्रामर में रेन एंड मार्टिन का, दूसरा ऑक्सफोर्ड्स का, और एक विद्यासागर का। ये सब 3-3 टीचर हम लोग लगाएंगे। आपको एक ऐसा पर्सनालिटी हम बनाएंगे जो अपने जगह पर जहां पे लोकेटेड है वहां का बेस्ट पर्सनालिटी हो, और उसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा वो टोटली हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये यहां तक समझ गए। उसके बाद 9th और 10th के बच्चे यहां पे बैठे हैं। देखिए 9th और 10th के बच्चों के साथ जो कॉन्वेंशनल स्कूल है उसमें एक प्रॉब्लम कि आप लोग को मालूम है ना कि जैसे हम जो हमारे अभी जो 9 to 10th मूविंग स्टूडेंट है उनका सिलेबस शुरू कर दिया गया है दिसंबर में ही। तो हम लोग इतना अर्ली स्टार्ट किए कि हम लोग अर्ली उसको फिनिश कर लेंगे, और बार बार मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करके और सारी चीज़ों को अपडेट कर देंगे, क्योंकि बोर्ड की जो नेसेसिटी है वो अलग है, कॉम्पिटिशन्स का रिक्वायरमेंट अलग है। बोर्ड इज एक्चुअली टोटली बेस्ड ऑन रोट लर्निंग, तो उनको अभी से शुरू कर दिया गया है ताकि उसको एज अर्ली पॉसिबल हो उसको हम लोग फिनिश करें। तो बोर्ड के लिए समझ लीजिए, आपको बोर्ड के लिए भी इंग्लिश में 3 टीचर रखा गया, बताया भी गया है। एक टीचर लिटरेचर पढ़ाएंगे, एक टीचर पूरा ग्रामर पढ़ाएंगे, और एक पूरा राइटिंग स्किल पे काम करेंगे, और अलग से फिर स्पोकन। तो ग्रामर में जो आपका बुक है वो उसमें भी एक सीनियर का आता है रेन एंड मार्टिन, वो खरीद लीजिएगा हाई स्कूल का। और दूसरा आपको लुसेंट का बुक खरीदना है, लुसेंट का ग्रामर आता है ना, उसका भी बुक खरीदना है। और 10 तारीख से जो टीचर्स आपको स्कूल में ज्वाइन करेंगे वो आपको वहां से लेके चलेंगे। लिटरेचर के लिए एनसीईआरटी खरीदना है। ये सारी बात समझ गए। ये तो बुक के रिगार्डिंग हो गया। आगे देखिए बेटा, इसके बाद हम आगे अब सिलेबस को लेकर के, आप सबको पता है कि इस एकेडमिक ईयर का सभी सब्जेक्ट के अंदर सारे सिलेबस कंप्लीटेड है, मालूम है ना बेटा बताओ। सब कोई भी ऐसा क्लास है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है? तो हम चाहते हैं कि ये पूरे सिलेबस का जानकारी हमारा बच्चा खुद आकर के दे, क्लास वाइज अपना पूरा डिटेल बताए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ाई हुई है, वो सारा डिटेल बच्चा दे। सबसे पहले हम 10th क्लास के स्टूडेंट को बुलाना चाहेंगे कि 2 स्टूडेंट आइए, और इस पूरे 1 साल के अंदर 2024-25 में जो पूरी पढ़ाई आपको अलग अलग सब्जेक्ट में दी गई है। क्योंकि देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक्चुअली कहते हैं ना कि जिनको मेहनत से, जिनको ईमानदारी से और जिनको हार्ड वर्क से अगर हराया नहीं जाता तो फिर उनको बदनाम कर दो। कुछ ऐसे भ्रम लोग फैलाते हैं कि इस स्कूल में सिर्फ पीसीएम की पढ़ाई होती है। तो मैं बच्चों से ही जानना चाहता हूँ, और बच्चे ही बताए कि क्या ये सच है, इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि लोग कुछ भी बोलते हैं। तो ये सारे भ्रम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या भ्रम फैलाया जाता है इस स्कूल के खिलाफ, है ना। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्लास वाइज बच्चा करके खुद सारे सिलेबस का अपडेट्स दे, सारी जानकारी दे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि 10th के बच्चे आए और अपना पूरा इस साल में जितना पढ़ाई की है उसकी जानकारी दें। 2 स्टूडेंट फ्रॉम 9th to 10th moving students, please come on the stage and give brief idea about the syllabus that you have already completed in this academic years. Okay, Ansika and Suhani Bharti. Good morning everyone. I am Anshika Kumari. My father's name is Bipul Kumar. Basically, I hail from village Lemua near Barsaliganj, which is around 25 kilometers away from district headquarters Nevada. Currently, I am living in Naveen Nagar, Nevada. Currently, at the moment, I am studying at Standard 9 of IIT Nitesh School of Scientific Research, which is directed by our Honorable IIT Nitesh sir. In this session,
My school is located near northeast of Gonama Mazar, Nevada, Bihar. Basically, now here I am to describe about the syllabus which we have completed in this academic session 2024-25. Here, first of all, our session started at the last week of January and it is almost about to end at the last week of December. First of all, let me start with the subject physics of which we have completed of our 9th IIT NEET foundation course. First, we have completed mathematical tools in which we have studied about differentiation, integration and vector. Second chapter was about motion in which we completed rectilinear motion, projectile motion and relative motion. The further chapters were Newton's law of motion, work energy power, friction, center of mass, rotation, fluid mechanics and SHM. The next subject is chemistry. In chemistry, we have completed chapters such as chemical bonding, atomic structure, mole concept, nuclear chemistry, and further chapters were periodic table, inorganic nomenclature, IUPAC nomenclature, which is also known as organic nomenclature, and electronic effects. The next subject which I would be describing about is civics. In civics, we have studied the first chapter was what is democracy and why democracy. Second chapter was constitutional designs. Third chapter was electoral politics. Fourth chapter was democratic rights. Fifth chapter was working with the institutions. Now, the next subject we have studied in our academic session was geography. In geography, we have studied about, first of all, the India's size and location. Physical features of India, drainage system, climate, natural vegetation and population. These all subjects were taught by our teachers in a very interesting and a wonderful manner that after school we did not require any of the tutors or helpers to complete our studies. Whatsoever we studied in the school, we just go to home and revise all those chapters and the topics which we have studied, and that's more than enough for us. We don't require anyone for our help after we have studied from our school teachers. Now, I would like to give the mic to my friend Suhani Bharti that she would further continue. Now I will be continuing the further rest topics. First of all, let me introduce myself. I am Suhani Bharti. My father's name is Sri Sanjay Kumar. Basically, I hail from village Milki, which is situated in the Indian state of Bihar. At the moment, I am studying in Standard 10th in IIT Ritesh School of Scientific Research, which is situated in the northeast of Gonama Mazar, Nevada, Bihar. I have been studying in this school since last 3 years, and the school has been guided by our IIT Ritesh sir. So the first subject which I will be describing you is the English section. In English, there are two sections, grammar and the literature. In grammar, we have covered about 5 chapters: modals, tense, narrations, sentences, and in literature sections, there are 2 books, Beehive and Moments. From each of both books, we have completed each and every chapters in very perfect way by doing its similars, opposites, internals, externals, summaries, and moral and theme of the stories. In the first book, Beehive, the story sections are The Fun They Had, Evelyn Glennie, Maria Sharapova, Santosh Yadav, Kathmandu, If I Were You, Bismillah Khan. And in the poetry sections, the poems are
the road not taken, wind, rain on the roof, the slumber did my spirit seal, fear no more, the legend of Northland, and the Lake Isle of Innisfree. And in the second book, Moments, the chapters are Adventure of Toto, Iswaran the Storyteller, The Lost Child, The Happy Prince, The Last Leaf, and The Beggar. The next subject is Mathematics. In this session, class 9th IIT NEET Foundation course, we have covered about 10 to 15 chapters in mathematics. The chapters are Trigonometry, Fundamental 1, Fundamental 2, Set Subset, Quadratic Equation, Sequence and Series, 3D Vector, Complex Number, and these all things. And the next subject is Biology. There are 4 chapters in Biology. The first chapter is the fundamental unit of our life, then tissue, diversity in living organism, and improvement in food resource. And in social studies, as the 2 subjects were discussed by my fellow mate Ansika, they were geography and civics. Now I will be continuing with economics. In economics, there are 4 chapters. The story of village Palampur, people as resource, poverty as a challenge, and food security in India. And in history, the chapters are the French Revolution, Russian Revolution, the rise of Hitler and livelihood and societies. Thank you. थैंक यू वेरी मच अंशिका एंड सुहानी भारती। ये 2 विद्यार्थी क्लास 9th के थे और अभी 9 to 10th मूविंग है। और ये दोनों बच्चों ने अपना पूरा इस 1 साल में जिन अलग अलग सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें पढ़ा है उन सभी चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से रखा। अब मैं आपसे कुछ सवाल 1-2 करना चाहता हूँ। वो जो स्कूल के एकेडमिक, जैसा कि मैं शुरू में बोला कि कुछ लोग ऐसे भ्रामक फालतू की बातें जो फैलाते हैं। अच्छा ये बताइए कि पीसीएम के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई होता है यहाँ पे? रियली बताइए, होता है नहीं होता है? यस सर। क्या होता है मोड ऑफ टीचिंग क्या होता है? क्या आपको जस्ट फॉर्मल मतलब एकदम एसएसटी हो चाहे इंग्लिश हो जस्ट ऐसे ही पूरा कर दिया जाता है कि अच्छे से उसको वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन कराया जाता है? बताइए तो। सर सारे सब्जेक्ट में हर एक एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन समझाया जाता है, चाहे वो एसएसटी हो या फिर इंग्लिश। अच्छा, एक्चुअली यू आर अ स्टूडेंट और अभी 12, 14, 15 साल ओल्ड हो तुम लोग। अगर तुमसे पूछा जाए कि जब सारी चीज़ें होती है तो ऐसे लोग अच्छा ये क्यों बोलते हैं कि अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती, इसका वजह अगर तुमसे पूछा जाए एज ए स्टूडेंट तो इस पर क्या बताना चाहोगे तुम? क्या वजह ऐसे क्यों बोलते हैं खाली पीसीएम ही होता है? ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? सर मतलब ताकि जो सोसाइटी में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको थोड़ा और मतलब उसको आगे बढ़ना नहीं दिया जाए, उसको मतलब। हाँ, इस बात को समझिएगा कि हम लोग हर सब्जेक्ट को बहुत शानदार तरीके से करते हैं, लेकिन एक्चुअली पीसीएम जो है, पीसीएम आई मीन टू से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसको मैं खुद ही पढ़ाता हूँ और उसको उस कन्वेंशनल मेथड से नहीं पढ़ाता हूँ जिसको जो रोट लर्निंग होता है कि बस डेफिनेशंस को रटवा दिए, परिभाषा को इस तरह से लॉजिकली पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल पढ़ाते हैं और अभी के कॉम्पिटिशन्स का जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके से पढ़ाते हैं। तो अब वो बहुत शानदार एक्चुअली जो डर लगता था बच्चों के अंदर, जो फोबिया था, भ्रम था कि साइंस मैथ्स हमारे पाले नहीं पड़ता, हमको समझ में नहीं आता, तो उनमें सभी बच्चे बहुत कंफर्टेबल हैं। तो अब इन चीज़ को कहा जाता है कि अन्य सब्जेक्ट उसके जैसा नहीं है। तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि अन्य सब्जेक्ट का ज़रूरत भी उसके जैसा नहीं है। जैसे अगर साइंस या केमिस्ट्री वगैरह में अगर किसी चीज़ को आप समझना चाहते हैं तो उसका एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है, उसको उसमें बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है। लेकिन हर सब्जेक्ट को हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से सिंसियरली समझना पड़ेगा, नहीं तो आप भ्रम में रह जाएंगे। अच्छा, ये दूसरा जो भ्रम है लेकर के कि पिटाई बहुत होती है ना इस स्कूल में। मतलब ऐसे लोग का कमेंट आया जिनको मैं कहीं जानता नहीं था कि सर यू आर एक्चुअली डूइंग वेरी वेल, यू आर डूइंग गुड, है ना, बहुत कम समय में बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन आप सर थोड़ा पिटाई कुटाई कम कर दो बच्चा का,
तो बहुत अच्छा होगा। अब मैं तो अपना एक्सप्लेनेशन इस पे दूंगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कैसे बच्चों की पिटाई होती है, पिटाई का वजह क्या है, क्या रियली मतलब ऐसे ही बेकार का पिटाई होता है, अगर आपसे पूछा जाए जो आपने ऑब्जर्व किया बस वो बताइए पिटाई का वजह क्या होता है, आप में से कौन बोलेंगे? बताइए तो। एक बच्चा क्या सोचता है हम जानना चाहते हैं। सर जब बच्चा होमवर्क करके नहीं आता तब आप पीटते हैं। अच्छा, और दूसरा केस? और जब कोई मिसबिहेव हो या मतलब जो स्कूल के लिमिटेशन के खिलाफ हो, कोई बच्चा जो बदमाशी करता है क्लास में, लेकिन दूसरे स्कूल तो नहीं पीटते हैं, हमको भी उसको फॉलो करना चाहिए, सीबीएसई तो मना करता है। दूसरे स्कूल फाइन लेते हैं ना। अच्छा, फाइन, तो फाइन का ज्यादा असर होता है कि पिटाई का? वो तो अगर आप मतलब कि जब पीटिएगा तब अगर बच्चा के दिमाग में सेट हो गया कि एक बार कि उसको सुधारना है तो फाइन दे या पीटे, वो जो मतलब पीटने से ज्यादातर बच्चा शांत रहता है। ओके, अब मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा कि एक्चुअली दीज आर द सम मिसकॉन्सेप्शंस, तो इसको समझ लीजिए। देखिए, और ये बच्चे का इतना शानदार उस कंपटीशन में उनका इतना शानदार परफॉर्मेंस रहा कि भारत के वो महिला, भारत की वो बेटी जो अपना नाम इतिहास में दर्ज की है, पीटी उषा को जानते हैं आप? तो मैथमेटिक्स टैलेंट ओलंपियाड नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरे भारत के बच्चे बैठते हैं, जिसमें अपने स्कूल का बच्चा बैठा है, और उनके शानदार परफॉर्मेंस के चलते पीटी उषा जो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती है, हेड करती है, उनके द्वारा स्कूल को सर्टिफिकेट भेजा गया जो हम आप लोग के सामने दिखाएंगे, उसको आप पढ़ भी सकते हैं, उसमें सारा डिटेल्स है। और ये पूरे भारत में लगभग, मैं आपके सामने रख देता हूं उसको, देखिए मैं बताता हूं, सबसे पहले मैं इसको डिटेल बता देता हूं आपको। पूरे भारत में सीबीएसई अलग अलग स्कूल, लगभग 1.5 लाख स्कूल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे। सारा डिटेल इस पे लिखा हुआ है, मैं इसको आप सबके साथ शेयर भी कर दूंगा, आप देख भी सकते हैं। तो पूरे भारत में लगभग 1.5 लाख स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, सीबीएसई स्कूल के, जिसमें से 1000 टॉप स्कूल को चुना गया है, और उस 1000 स्कूल में से 45वां पोजीशन अपना स्कूल को मिला है पूरे भारत में। और अगर बिहार में करें तो पहला पोजीशन मिला। ये सारी बातें इस पे लिखी हुई है। और एज ए प्रिंसिपल बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड और बेस्ट सीबीएसई स्कूल का अवार्ड मिला है, जो इसमें डिटेल पूरा दिया हुआ, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए इधर आप लोग को दिख रहा होगा, यहां पे ऊपर दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है बताइए? हम चाहेंगे कि एक स्टूडेंट आ करके और इसको एक थोड़ा सा पढ़ के सभी बच्चों को सुनाएं, है ना? 10th क्लास से कोई आओ, क्लास 10th स्टूडेंट आइए इधर और इसको थोड़ा सा पढ़ के सुनाइए। देखिए बाद में मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, एक बार कैमरा इसको करना था। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है बताइए तो, ऊपर आ जाइए। Best School Award we are proudly presenting to IIT and Ritesh School of Scientific Research. To the principal, dear sir, congratulations. We are overjoyed to inform you that your school has been recognized as one of the best schools. Your school is a role model and has excellent education quality. We applaud the initiative you took to promote the students' intellectual development and academic success, which led to their phenomenal performance. We are immensely proud of the academic performance and achievements of your school. We are excited to carry the Indian Talent Olympiad exam ITO at your prestigious school. We, along with Honorable P.T. Usha ma'am, take this opportunity to cordially invite you and your school to participate in the most exciting of this academic year,
the ITU Olympiad exams. Participation of your school students in the Indian Talent Olympiad will allow them to evaluate their competency level and exam readiness by competing with other students across the country. Okay. This will also help in increasing their exposure to the competitive atmosphere and win awards, scholarships and lectures. Through this association, your school and the Indian Talent Olympiad are providing a valuable service to the nation. We look forward to a long-term relationship between your school and the Indian Talent Olympiad. With warm regards, Indian Talent Olympiad. तो आप लोगों ने सुन लिया। अब देखिए नीचे इधर यहाँ पे बॉटम आपसे इधर राइट साइड में देखिए पीटी उषा का साइन किया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद दूसरा एक और सर्टिफिकेट भेजा गया है, देखिए बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड। ऑल्दो आई एम नॉट अ प्रिंसिपल, आई एम जस्ट अ टीचर, बट देखिए बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड इधर दिया गया है। और बम्बे बुलाया गया था कि आप आइए और पीटी उषा मैम आपको सम्मानित करेगी, लेकिन अपनी निजी व्यस्तता के चलते मैं नहीं जा सका क्योंकि आपका क्लास थोड़ा मिस करता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इस स्कूल का जो एकेडमिक प्रोग्राम है जिसमें बच्चों के अंदर बचपन से ही उसको लॉजिकली सोचने के लिए हम कैसे प्रेरित करें, स्टूडेंट्स के अंदर चीज़ों के प्रति मैथमेटिकल अप्रोच कैसे डालें, ना कि खाली रोट लर्निंग हो। हमारा जो स्कूल का प्रोग्राम हो खाली बोर्ड ओरिएंटेड ना हो, कंपटीशन ओरिएंटेड हो, ताकि 10th 12th के बाद जो बच्चे कंपटीशन फेस करेंगे उनके लिए उसको प्रिपेयर किया जाए। तो ये जो इनिशिएटिव मेरे द्वारा लिया गया यहाँ पे नवादा में, इसका इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है और पूरे भारत के टॉप 1000 CBSE स्कूल में अपने स्कूल्स को 45वां पोजीशन मिला है और पूरे बिहार में पहला पोजीशन है। ये सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। तो ये सारी बातों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करिए अच्छे से, पूरे शिद्दत से, पूरे ईमानदारी से। हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और ऐसे ही जो है अपने नेशंस के लिए, अपने कंट्रीज़ के लिए हम लोग करते रहेंगे। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये जो पूरा सेशन अपना चला, इसमें कई सारे बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को गेन किया। अब जो अपना अगला सेशंस है 2025-2026 का, 25-26 का, वो आप सबको पहले भी बताया गया है कि 10 जनवरी से शुरू होगा। अपना अगला सेशन कब से शुरू होगा बेटा बताओ? 10 जनवरी से। हाँ, 30 दिसंबर जो 2024 का लास्ट वीक का जो 30 दिसंबर है उस पर आप लोग को छुट्टी हो जाएगा, 10 दिन का ब्रेक है और फिर 10 जनवरी से अगला सेशन शुरू होगा। तो आप में से किन्हीं के भी पेरेंट्स या आपके अगल बगल भाई बहन कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो उसको इस चीज़ को बता दीजिएगा। अभी तक जो अपना स्कूल का एकेडमिक प्रोग्राम था दैट इज टोटली कंपटीशन ओरिएंटेड, दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग्स, मैथमेटिकल अप्रोच एंड इसके साथ साथ बोर्ड ओरिएंटेड भी था। तो कहने का मेरा मतलब है कि इन्हीं में से कुछ चीज़ों को इम्प्रोमाइज करके some improvisations is going to be happen in this academic programs, but the theme will remain same. We can say it कि the aim of this academic program will retain, but some improvisations is going to be happen in next academic years. जो आत्मा है इस विद्यालय को खोलने का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसी में समय के साथ ऑलवेज देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ सम अपग्रेडेशंस, सम इम्प्रोवाइजेशंस। किसी भी चीज़ों को अगर समय के साथ अच्छे से चलना है तो समय के साथ उसमें बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप बहुत पहले नोकिया फ़ोन का एक छोटा सा वो यूज करते थे, आपके पिताजी यूज करते होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि वो अगर उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया तो समय के साथ वो पीछे रह गया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मेन जो उद्देश्य है इस स्कूल का कि बच्चों को बचपन से ही उसको लॉजिकली सोचने के लिए तैयार करें, बच्चों के अंदर मैथमेटिकल अप्रोच डालें, कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड चीज़ों को दें, जो मटेरियल्स दें उसका बेस्ट ग्रेडियंट हो। तो इन सभी चीज़ों का जो मेन चीज़ है वो तो रहेगा ही, उसी के साथ समय के साथ कुछ इम्प्रोवाइजेशंस होगा जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ और असिस्टेंट टीचर के रूप में और भी लोग हैं। उसके साथ ही जो बोर्ड ओरिएंटेड है 10th तक का जो एकेडमिक प्रोग्राम्स है अन्य कन्वेंशनल स्कूल का, उसमें साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के अलावा SST, इंग्लिश, हिंदी वगैरह भी चलता है। हमारे स्कूल में भी
पढ़ाया जाता है बच्चों को, और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है, जो अभी हम आप सबसे जानेंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ कुछ इंप्रूवाइजेशन जो किया गया उसको मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे सबसे पहली बात तो आप जान रहे हैं कि पिछले 3 सालों में ये विद्यालय का जो बिल्डिंग था इस तरह से कि ऊपर करकट वगैरह का सेट था, जिससे गर्मी वगैरह में दिक्कत होता था। तो इन चीजों को पूरी तरह से बदल दिया गया है। दूसरा बिल्डिंग लिया गया, आप लोग को मालूम है ना, बेसमेंट में दूसरा बिल्डिंग लिया गया जिसको पूरी तरह से अपडेट किया गया है, और एकदम अपडेटेड क्लासरूम के अंदर एक्चुअली हम लोग अभी इंटर कर जाते हैं। मैं आप लोग से बोला था कि ये दिसंबर के एंड्स में हम लोग उस स्कूल में नए बिल्डिंग में इंटर कर जाएंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग उस सभ्यता और संस्कृति में निवास करते हैं जहाँ पे हम लोग धर्म के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। तो आप सबको पता होगा कि अभी हिंदी में अगर बात करें, जो हिंदू संस्कृति है उसमें अभी खरमास चल रहा है, मालूम है ना। तो हमको हमारे पेरेंट्स ने इसके लिए मना किया कि कोई भी ऐसा शुभ काम हम लोग खरमास में नहीं करते, इसलिए हम लोग 10 जनवरी के बाद उस नए बिल्डिंग में इंटर करेंगे, जो पूरी तरह से अपग्रेडेड होगा, पूरी तरह से अपडेटेड होगा। किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी आपको नहीं दिखेगी, ना पानी का, ना वॉशरूम का, सारी चीज़ें। और ये करकट वगैरह, गर्मी वगैरह आपको नहीं झेलना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अन्य जो सब्जेक्ट्स है, जैसे इंग्लिश है, तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एक एक बच्चों के लिए, हर एक क्लास के लिए 3 से 4 इंग्लिश टीचर को ज्वाइन करवा दिया गया है। और पूरा जो सिलेबस का स्पैन है दैट विल बी स्प्लिटेड इनटू 3 और 4 पार्ट्स। जैसे ग्रामर्स का एक पार्ट्स हो गया, राइटिंग स्किल का पार्ट्स हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो गया, आपका लिटरेचर का पार्ट हो गया, ट्रांसलेशन का पार्ट हो गया, स्पोकन का पार्ट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। तो ऐसे सभी बच्चों के जो अलग अलग पोर्शंस है इंग्लिश के अंदर, ताकि एक बहुत ही अच्छा, मतलब कि एक अच्छी पर्सनालिटी का बच्चा तैयार हो, जिसको किसी कम्युनिकेशंस में दिक्कत नहीं हो, कहीं भी जाए तो किसी भी जो मोड ऑफ कम्युनिकेशंस है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप सबको पता है कि पूरे दुनिया के हर सब्जेक्ट पे, हर भाषा पे, हर सभ्यता पे, हर संस्कृति पे हमारा इंग्लिश भाषा हावी है। इसके पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि एक बार किसी पत्रकार ने पूछा था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इंग्लिश भाषा जो है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में हावी है। तो मैं आप सबसे चर्चा भी किया हूं कि हम लोग, हमारी संस्कृति में, स्कूल में लोग हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। हिंदी भाषा का बढ़ावा हो, हिंदी भाषा हमारा आगे बढ़े, ये बहुत अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए, और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए लोग स्कूल्स में, कॉलेज में हिंदी पखवाड़ा नाम से त्यौहार मनाते हैं। लेकिन मेरा इस पर थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। मेरा ऐसा मानना है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे धरती में अगर इंग्लिश भाषा हावी है तो इसके कई सारे अलग अलग वजह हो सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पुराने कई सालों का अगर रिसर्च देखिए, जहां पे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग धरती पुत्रों ने जो अलग अलग क्षेत्रों में आविष्कार किया है, रिसर्च किया है, तो उनका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, जो अपने रिसर्च पेपर को उन्होंने लिखा है, उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो इंग्लिश है। और ज्यादातर जो रिसर्च हुए हैं वो यूके में हुए हैं, यूएस में हुए हैं, जहां की मातृभाषा इंग्लिश है। और शायद मेरा ऐसा मानना है कि इसका एक ये भी वजह है कि जब वहां के लोग रिसर्च किए हैं अलग अलग क्षेत्र में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, तो अब उस रिसर्च पेपर को, उस चीज से जुड़ी हुई सारी जानकारी को इंग्लिश में दिए हैं। अब दुनिया के लोगों को अगर ये सीखना है तो उनको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो कई सारे वजहों में से मुझे एक ये भी नजर आता है वजह, जिसके चलते हमारे पूरी दुनिया पे इंग्लिश हावी है। तो अगर मेरे से कहा जाए कि हिंदी के बढ़ावा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मेरा पहले भी जवाब यही था, अभी भी यही है और आगे भी रहेगा। वो जवाब ये है कि सबसे बेहतर माध्यम है कि हम लोग रिसर्च करें, हम लोग साइंस में कुछ ऐसा करें, हम लोग मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा करें, हम लोग टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा करें, और अर्थ को कंट्रीब्यूट करने के लिए, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए, और मानव जाति को कंट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा करें जो मानव जाति के जीवन को आसान बनाए। और इसका सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है रिसर्च। और अपनी रिसर्च की हुई चीज़ों की जो भाषा है, उसको जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, उसको हम लोग हिंदी में लिखें। और दुनिया वाले अगर इसको समझना चाहेंगे तो उनको भी हिंदी सीखना पड़ेगा। ये मेरा ऐसा मानना है कि सही मायने में शायद यही हिंदी के लिए बहुत बड़ी एक हमारी कंट्रीब्यूशंस होगी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अन्य भाषा को भी बहुत अच्छा किया जाए, हमारे बच्चे का ऑल ओवर पर्सनालिटी पूरा डेवलप किया जाए। इसके लिए इंग्लिश को भी 4-5 भागों में बांटा गया है और 5 टीचर्स को ज्वाइन करा दिया गया है। सभी टीचर्स का अपना डिपार्टमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्पोकन का एक अलग टीचर होंगे जो 0 से लेकर के 10 तक बच्चों को हर दिन 1 से 1.5 घंटा खाली जाकर के स्पोकन सिखाएंगे। उसी तरह से
दूसरा एक टीचर्स होंगे जो सिर्फ लिटरेचर पढ़ाएंगे, तीसरा एक टीचर्स होंगे जो सिर्फ राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे, चौथे टीचर्स होंगे जो ग्रामर के कुछ सेक्शंस को देखेंगे, और पांचवें टीचर्स होंगे जो ट्रांसलेशन को देखेंगे। दूसरी बात करें अगर एसएसटी में, तो एसएसटी में भी 2 टीचर्स को ऑलरेडी ज्वाइन करा दिया गया है, ताकि देखिए जो एसएसटी से रिलेटेड हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में जो चीजें हैं उसका कंटेंट्स तो टीचर दे ही रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो बुक की भाषा है, उसमें जो वर्ड्स हैं, उसमें जो शब्द हैं, उसका जो सेंटेंस है और उसकी जो इंग्लिश है, उसको समझने के लिए आपको बुक के मदद से एक एक वर्ड्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करके उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका स्पेलिंग, उसके सिमिलर वर्ड्स, उसके अपोजिट वर्ड्स करने होंगे। और कुछ कुछ बच्चे का ऐसा टेंडेंसी है कि उनको बहुत सारा मोटिवेशन देने के बाद भी वो घर पे पढ़ाई नहीं करते, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं नेक्स्ट ईयर से कंप्लीट इस एकेडमिक प्रोग्राम में मैं ऐसा अपग्रेडेशन किया हूं जिसमें अगर कोई बच्चा घर पे नहीं भी पढ़ाई करता है तो स्कूल के वर्किंग आवर में ही उनको इतना करा दिया जाए कि सारी चीजें उसको यहीं पे अपडेट हो जाए, और इसके लिए जितना भी जो भी मैन पावर का जो थे टीचर्स का उसको लगाया गया है। अगर वो बच्चा घर पे पढ़ता है तो वो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अलग अलग तरीके के अपग्रेडेशंस के साथ इस पूरे एकेडमिक प्रोग्राम्स को नेक्स्ट ईयर से 10 जनवरी से लागू किया गया है। इसके साथ कुछ और भी इंप्रूवमेंटेशन है जो मैं आप उसके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इसके बाद आप सबको पता है बेटा, आप सब लोग यहाँ पे लगभग 1 साल 2 साल 3 साल बिताए हैं, तो आपको पता है कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें उसकी एक बहुत बड़ी बीमारी ये है कि खास करके जो कॉन्वेंशनल स्कूल है उसमें बच्चों को या उनके पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है कि सारी चीज़ें आपको स्कूल से ही खरीदना है, लेकिन जब अगर पढ़ाई की बात आती है तो फिर बच्चों को सजेस्ट किया जाता है कि आप अलग से उन्हीं टीचर्स के लिए बाहर ट्यूशन आइए। मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा एक अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक कैंसर का रूप है जिसको हर हाल में ख़त्म करना होगा, एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट। मैं यही कहना चाहता हूं कि और फिर भी एक बच्चा जो है वो 5 घंटा 4 घंटा स्कूल में बिताने के बाद उसको इस बात के लिए मोटिवेट किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि उसी टीचर से बाहर ट्यूशन आइए, तो बच्चा कोचिंग, ट्यूशन, साइकिल चलाते चलाते पूरा थक जाता है, फिर भी नेट इंप्रूवमेंट बच्चा में कुछ नहीं होता है। वो आपको भी पता है कि पूरा स्कूल का या कोचिंग का या ट्यूशन का वो पूरा जो प्रोग्राम है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन रोट लर्निंग, और उसमें किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट बच्चा में नहीं दिखता है। तो ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, आपको तो बेटा पहले से पता है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा जो इस स्कूल में है उसको किसी भी तरह का बाहर ट्यूशन का कोई जरूरत है, बताइए तो। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ ट्यूशंस? किसी तरह का कोई ट्यूशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उस तरीके से आप सबको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अगले बार से और भी इन चीज़ों को मैं बहुत सख्ती से लागू करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट में हम लोग एक परफेक्ट पर्सनालिटी उसको बना करके दें। अब देखिए बेटा, इसके बाद इस पूरे एकेडमिक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस में, इसके इम्प्लीमेंटेशंस में मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज़ को अगर कामयाब तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए, अगर उसमें आपको कामयाबी चाहिए तो एट फर्स्ट यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड यू हैव टू प्लान अप टू 90%। आपको किसी भी काम के लिए 99% सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए और 1% उसका इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, तभी आप उसमें सफल होंगे। देखिए, अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस करता हूं जो आपको ध्यान भी देना है, लिखना भी है, जो अगला सेशंस के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। बुक्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, क्लास के बारे में कि क्या क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। दोबारा हमको कोई नहीं पूछेगा कि सर कौन सा बुक खरीदें, क्या करें। देखिए, सबसे पहले